हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री श्याम। आज हम करेंगे सामान्य वित्तीय व लेखा नियम, जिसमें परिशिष्ट 1 से 5 तक का अध्ययन करेंगे। यह अपना अंतिम चैप्टर है। इसके बाद में आपका जीएफ&आर खत्म हो जाएगा। आरएसआर की क्लासें पूरी डाल दी गई हैं। इसके बाद में आप आरएसआर जीएफ&आर अपने स्तर पे पढ़ना। उसमें कुछ अलग से कुछ होगा याद करने का, ट्रिक वगैरह है। जो बाकी रह गया वह बीच में कभी कभी मैं डाल दूंगा। बीच में कभी रिफ्रेश या आपको वापस याद कराना कुछ ऐसा होगा तो बीच में मैं उनके बारे में कुछ बताता रहूंगा। ठीक है, वैसे मेरी तरफ से वह पूरा हो गया है। मेरे को आशा है कि आप सभी के समझ में आया होगा। देखो, सब्जेक्ट की थोड़ी क्लिष्टता थी। हर चीजें आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ बताई भी नहीं जा सकती। हर हर टॉपिक का एग्जाम्पल सेट भी नहीं होता जो आपको एक छाया चित्र के रूप में आपके दिमाग में बैठ जाए। इसलिए फिर भी मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि आपके हर टॉपिक समझ में आए, आप उसको एक तरह से जैसे ड्यूटी कर रहे हो ऐसे समझ सको और आसानी से उसको समझकर आप परीक्षा में संतुष्टि के साथ जवाब दे सको। ठीक है, फिर भी किसी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसी कोई समस्या, स्पेशल समस्या उसकी आ रही हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको उसका उचित समाधान उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं। लास्ट टॉपिक है परिशिष्ट है। मैं इसमें ज्यादा कुछ कराऊंगा नहीं। मैं इसको लेने का उद्देश्य यही था कि इसमें क्या पूछेंगे, आपको एक हल्की सी नॉलेज हो जाए कि परिशिष्ट में क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, उसके बारे में है। तो मैं सीधा बिना समय गंवाए परिशिष्ट पे चलता हूँ। परिशिष्ट 1 से 5 तक है। पहला है कार्यालय अध्यक्षों के महत्वपूर्ण कर्तव्यों की जिम्मेदारी का सारांश। ठीक है, कार्यालय अध्यक्षों के पास क्या क्या जिम्मेदारी होंगी, उनके क्या कर्तव्य होंगे, उनकी क्या जिम्मेदारी होंगी, उनके सारांश है। ठीक है, ये वही सारांश है जो क्या है अपन ने पहले पढ़ लिए। जो अपन ने पहले पढ़ लिए उनका ही शॉर्ट एंड स्वीट रूप है। क्या है, किसी अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष घोषित किए जाने के आदेशों में कर्तव्यों का निर्वहन उसके द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त उससे अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं। आवश्यकता से बहुत पहले ही राशि आहरित नहीं की जाए तथा भारी मात्रा में नगद शेष नहीं रखा जाए। नियम संख्या 8 का अनुपालन हो रहा है। जो अपन ने पहले पढ़ लिया, तो अपन ने जो पहले पढ़ा था उसी का सार है। जो क्या है, कार्यालय अध्यक्षों की जिम्मेदारी है, उनके बारे में बताया गया। ठीक है, यह है अगला, सार्वजनिक धन सामग्री संपत्ति को दुर्विनियोग, धोखे से आहरण व अन्य प्रकार से हुई हानि की रिपोर्ट करना। नियम किसमें है, नियम 20 में उल्लेखित है। ठीक है, यहाँ नियम से मतलब नहीं है, नियम तो अपन ने पहले पढ़ लिए, वही है। ठीक है, यहाँ तो क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या क्या रहेंगी वो है। नेक्स्ट है सरकार को प्राप्त होने वाली राशि नियमित व तुरंत निर्धारण, वसूली, लेखांकन कर कोषागार में जमा कराना भी किसका दायित्व है, कार्यालय अध्यक्ष का है। ये नियम संख्या 27 में है। किसमें है, नियम संख्या 27 में उल्लेखित है। ये तो हो गया आपका परिशिष्ट फर्स्ट। तो आपसे पहला प्रश्न से पूछ सकते हैं परिशिष्ट फर्स्ट में किसका उल्लेख किया है, तो कार्यालय अध्यक्षों के उत्तरदायित्व और उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनका सारांश है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड में। सेकंड में क्या है, मुख्य बातें, किसकी मुख्य बातें हैं। राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल को संविदा करने का अधिकार दिया। राज्यपाल संविदा करेगा राजस्थान सरकार के लिए, लेकिन वह खुद थोड़ी करता है, वह कराता है। इसके लिए वह अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों को नियुक्त करता है। तो राज्यपाल की तरफ से संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एश्योरेंस समाश्वासन मतलब आश्वासन देने के लिए कौन किस किस अधिकारी को नियुक्त किया गया है, तो ये अधिकारी हैं सरकार के सचिव, अतिरिक्त सचिव, विशिष्ट सचिव, उप सचिव, विशेषाधिकारी और निदेशक। ठीक है, बजट। तो ये क्या है कि आपसे सीधा वैसे पूछेंगे नहीं, आप हल्का हल्का आएगा ऐसे पढ़ लो कि ये ऑप्शन में आए तो अपन ये छांट ले कि इनमें से कोई अलग आया है जिसको ये अधिकार नहीं दिया गया उसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, उसको अपन पहचान सके। इतना सा आपको पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना। और आपको ऐसे मस्त रहना है, इसके ये इमोजी है ना, ऐसे खुश रहा करो, आप सीरियस मत बनो। एग्जाम की तैयारी करो, सीरियस पूरे रहो, लेकिन जब जब मौका मिले हंसते हंसते रहो। टेंशन नहीं लेना है। आपका काम हो गया है, जीएफ&आर आरएसआर पूरी हो गई है। अब अकाउंटेंसी का नंबर है, साथ में आपका पहला पार्ट, आपका जो पहला है, जो पहले 6 पेपर हैं वो आपने लगभग पहले से पूरे कर रखे होंगे। ठीक है, उसमें कुछ कुछ शॉर्ट एंड स्वीट मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आपकी आएगी नहीं, शॉर्ट स्वीट ही बता दूंगा। और हो सकता है मेरे को टाइम मिला तो आपको मैं विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद में अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटेंसी का ही नंबर है। ठीक है, साथ में कोई सा भी एक टॉपिक, इजी टॉपिक और ले लेंगे साथ में। वैसे तो अकाउंटेंसी भी इजी है, जो हार्ड था वो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, एक बार एंट्री वगैरह सिस्टम समझ में आ गया, डेबिट क्रेडिट का समझ में आ गया, फिर बाद में कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसे मस्त रहा करो, बिंदास रहा करो, घबराने का काम नहीं है। एग्जाम आई हुई अवसर है, उसको भुनाओ, लेकिन अपनी जिंदगी भी ऐसे एक बिल्कुल
स्ट्रिक्ट मोड में मत रहो, स्ट्रिक्ट मोड में तो रहना है, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रहना, लेकिन जब भी मौका मिले थोड़ा देर अपने हंसी मजाक चलते रहने देना चाहिए, है ना, जिससे क्या है आपका थोड़ा मनोरंजन होता रहे। विभागाध्यक्ष सभी जिला कलेक्टर, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, नहर परियोजना विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास, ये इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, ठीक है, इनके सभी राजपत्रित अधिकारी, श्रम विभाग, भूजल विभाग, तो ये अधिकारियों के नाम आप पढ़ लेना, मैं पढ़ के क्या करूंगा, पढ़ना ही तो आपको, ठीक है। तो ये है, ये आप कर लोगे, ठीक है, इसमें कुछ बताने का है नहीं, ये इमोजी ऑटोमेटिक ही आ गया कोई, ठीक है, आपके लिए ही। नेक्स्ट है परिशिष्ट 3 की मुख्य बातें। दुर्विनियोग, छल, हानि के प्रवर्तन के नियमन हेतु निर्देश, ठीक है। अगर कार्यालय में दुर्विनियोग हो गया, राशि का विनियोग और कहीं इन्वेस्टमेंट होना था, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई छल से पैसे की गबन हो गया, हानि कर दी, जानबूझकर किसी की जिम्मेदारी थी उसने हानि कर दी, तो ऐके प्रवर्तन के नियम संबंधी निर्देश हैं। तो देखो क्या है, उत्तरदायित्व निर्धारण के सिद्धांत, सरकार ने यह माना है कि सार्वजनिक धन में जो भी खर्च करेगा वह साधारण बुद्धि लगाएगा, ठीक है, वह उसे साधारण बुद्धि जो अपने काम में बरतता है, अपने खुद के काम होता तो बरता हुआ उसको प्रयोग में करेगा। कर्तव्य में बेईमानी, लापरवाही, उपेक्षा का रवैया रखने वाले कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी अवश्य तय होगी, उसको उसका फल भी मिलेगा, मतलब जो भी उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है सरकार के द्वारा, ठीक है। वह किसी कर्मचारी के ईमानदारी पूर्वक प्रयासों, किसी कर्मचारी ने ईमानदारी पूर्वक प्रयास करे लेकिन फिर भी कुछ गलती हो गई, ऐसे में उसने अच्छे प्रयास करे थे लेकिन गलती हो गई, ऐसे में हानि होती है, तो गुड फेथ माना जाता है, गुड फेथ में किया हुआ काम था, जानबूझकर हानि नहीं की गई है ना, तो ऐसे में सक्षम प्राधिकारी होता है वह आपको माफ कर सकता है अगर आपने अच्छे विचार और अच्छे उद्देश्य के लिए कुछ कार्य करा था लेकिन उसमें क्या हो गई, हानि हो गई, ऐसी स्थिति में आपको दोषी नहीं मान सकता, कौन, सक्षम प्राधिकारी पे निर्भर करता है, लेकिन उसको यह आभास होना चाहिए कि रियल में ही आपसे क्या है, वास्तविक रूप से ऐसा कर रहे नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट है उच्चाधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। उच्चाधिकारी कब जिम्मेदार होंगे, उच्चाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह क्या है, नियमित रूप से अपने नीचे के अधिकारी कर्मचारियों क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, नीचे के कार्यालयों क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। अगर वह नियमित रूप से निरीक्षण नहीं करते हैं तो उनके निरीक्षण में कमी है, निरीक्षण उन्होंने नहीं करा तो इससे क्या कर्मचारी लापरवाह हो गए नीचे वाले, तो ऐसे में उनका भी दायित्व तय होगा। तो उच्च अधिकारियों का दायित्व कब तय होगा, जब उन्होंने पर्यवेक्षण का मतलब उन्होंने आकर बीच बीच में निरीक्षण नहीं करा, इस चक्कर में कर्मचारी लापरवाह हो जाते हैं और ऐसे में उनको क्या मिलती है, अपराध करने में सहायता मिलती है, कोई चेक करने वाला नहीं होता, तो ऐसे में उच्च अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। आर्थिक उत्तरदायित्व के प्रवर्तन का सिद्धांत, मान लो किसी कर्मचारी के चक्कर में किसी कर्मचारी के चक्कर में क्या हो गया, नुकसान हो गया, हानि हो गई, गबन हो गया, कितने का, 5,000 रुपए का गबन, 50,000 का मान लेते हैं, 50,000 या 5 लाख का गबन हो गया, ऐसे में उस कर्मचारी की स्थिति का भी ध्यान रखा जाएगा, उससे वसूली करनी है तो वह वसूल कर सकते, उससे वसूली करें तो उसकी, जैसे मान लो उसके कहा कि 5 लाख रुपए अभी ला के जमा करा, तो ऐसी स्थिति में वो 5 लाख रुपए कहां से ला के जमा कराएगा, तो ऐसे में उसकी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जाए ताकि वह आगे जो ड्यूटी करे उस पर भार न पड़े, उसका तनाव उस पर न रहे, ऐसे में उसको सुविधाजनक रूप से जैसे इंस्टॉलमेंट किस्त के रूप से राशि कटने का या उसके जो जुर्माना है उसको कम कर दिया जाए, ऐसे कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए, आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाएगा। राशि की मात्रा एवं वसूली, छल के कारण, ये तो क्या है कि उसने मान लो कोई गलती से हो जाता है, ऐसी स्थिति के लिए है, लेकिन यदि छल फ्रॉड के कारण हानि हुई है तो दोषी से पूर्ण वसूली के पूरे प्रयास करने चाहिए। अगर हानि जानबूझकर की गई है, गबन जानबूझकर किया गया है, तो ऐसे में जो दोषी है उससे वसूली के पूर्ण प्रयास करने चाहिए, ठीक है। यदि पर्यवेक्षण में लापरवाही है, अगर उच्च अधिकारियों ने क्या है निरीक्षण नहीं किया टाइम पे, तो ऐसे में हानि के किसी भाग की भरपाई करने या उसके वेतन वृद्धि को रोककर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वसूली करनी चाहिए। ऐसे में उसने अगर निरीक्षण समय पे नहीं किया तो उसके वेतन से भी कटौती की जा सकती है, उसका वार्षिक वेतन वृद्धि है वह रोकी जा सकती है। राज्य के संपत्ति खोने एवं उसका मूल्य निर्धारण, अगर मान लो किसी संपत्ति उपकरण आदि की देखभाल के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी बना रखा है, जिम्मेदार बना रखा है, स्टोर कीपर बना रखा, मान लो ना, उसकी लापरवाही से हानि हुई है, वसूली की वस्तु क्या हो गई, चोरी हो गई, खो गई, तो ऐसे में उससे पुस्तक मूल्य वसूला जाएगा। पुस्तक मूल्य का मतलब समझ गए आप, पुस्तक मूल्य का मतलब जब अपन ने वस्तु खरीदी थी, जिस समय अपन ने वस्तु, मान लो अपन ने उस टाइम में एक कंप्यूटर खरीदा था, वह कंप्यूटर कितने में आया था, वह उस समय कंप्यूटर 10,000 में आया था, कितने में आया था, 10,000 में आया था, तो 10,000 रुपए ही उससे क्या करे जाएंगे, वसूल किए जाएंगे, क्योंकि अपनी किताब में
अपनी जो केस बुक है उसमें कितने रुपए लिखे हुए हैं, 10,000 रुपए लिखे हुए हैं। आज उसका मूल्य चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो पुस्तक मूल्य की वसूली की जाएगी। वाणिज्य विभागों में सामग्री का हाश्रित मूल्य, हाश्रित मूल्य मतलब ह्रास मूल्य है ये, ठीक है, ह्रास रह है यहाँ पे, ह्रास मूल्य, ठीक है। तो ह्रास मूल्य मतलब डिप्रिशिएट होती है वस्तु, वस्तु में क्या आता है, घिसाव आता है, घिसावट मूल्य भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको घिसावट मूल्य, घिसावट मूल्य, इसको घिसावट मूल्य भी कहा जाता है। तो ऐसे में वाणिज्य विभाग है उनमें क्या है, सामग्रियों में क्या है, घिसावट आता है, ठीक है। तो घिसावट का वो नियमित रूप से हासिल करते हैं, 10% राशि कम करते जाते हैं, ऐसे करते जाते हैं। तो ऐसे में वसूली कौन सी राशि की जाएगी, जो हासिल मूल्य है, जो घटाकर अब वर्तमान में कितना है वह वसूल किया जाएगा। कर्मचारी के भुगतान करने की क्षमता की का भी वसूली में ध्यान रखा जाएगा। कर्मचारी से वसूल कर सकते हैं, उसकी क्षमता देने के लायक कितनी है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। ये पहले आ गया था, वही है, जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होने ही वाला हो तो कार्यवाही किसी अनियमितता या हानि की जांच के दौरान संबंधित कर्मचारी को असावधानीवश पेंशन सहित सेवानिवृत्ति नहीं दी जानी चाहिए। अगर मान लो कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है, उसकी कोई जांच चल रही है, गबन की, हानि की, उसके खिलाफ कोई जांच चल रही है, ऐसी स्थिति में उसको सभी लाभ देकर रिटायरमेंट नहीं देना चाहिए। रिटायरमेंट तो होगा लेकिन उसको सेवानिवृत्ति पर जो लाभ मिलते हैं, आर्थिक लाभ मिलते हैं, वो नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में अगर किसी की जांच चल रही है तो उसके बारे में सूचना किसको देनी होगी, निदेशक पेंशन विभाग को देनी होगी, जो क्या है, पेंशन के नंबर जारी करता है, कर्मचारियों के पीपीओ नंबर जारी करता है, उसको सूचना देनी होगी, ठीक है। तो ऐसे जुड़े हुए कर्मचारी को सूचना किसको देनी होगी, निदेशक पेंशन विभाग को सूचित किया जाना होगा। और उसके बारे में निर्णय होने तक अंतिम पेंशन व ग्रेच्युटी स्वीकार नहीं की जाएगी। सेवारत कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही, मान लो अनियमितता छल के दोषी किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो, अगर अनियमितता का दोषी कोई कर्मचारी था, वह सेवानिवृत्त हो गया, उसको सारे लाभ मिल गए, ठीक है। ऐसी स्थिति में जो बाकी रह गए और जो साथी थे उसमें, उस गबन प्रकरण में और साथी थे, उनका बचाव इस आधार पे नहीं होगा कि उसको तो छोड़ दिया, वह तो रिटायरमेंट हो गया, हमें ही क्यों सजा मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में वह आधार नहीं माना जाएगा, ठीक है। बचाव का वो आधार नहीं होगा कि उसको तो सारे लाभ मिल गए, हमारे को क्यों नहीं मिल रहे, ठीक है। छल, उपेक्षा, वित्तीय अनियमितता आदि के कारण हानि के प्रकरणों की जांच में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। यदि प्रशासनिक प्राधिकारी को जांच हेतु सरकार या महालेखाकार से सहयोग अपेक्षित है तो अविलंब प्राप्त करना चाहिए। ऐसी स्थिति हो, वित्त छल कपट हुआ हो, वित्तीय अनियमितता हुई हो, ठीक है। ऐसे में छल तो क्या होता है, जानबूझ के गबन करना होता है, राशि को इधर उधर कर लेना होता है, ठीक है। अनियमितता का मतलब होता है रिकॉर्ड, राशि किसको देनी थी, दे दी किसको, ठीक है, वो होता है अनियमितता। नियमानुसार काम नहीं हुआ उसको बोलेंगे अनियमितता, है ना। यदि प्रशासनिक प्राधिकारी को जांच है तो सरकार या महालेखा, ऐसे में क्या है, ऐसी स्थिति होती है तो जांच में विलंब नहीं करना चाहिए। अगर उसको लगे सरकार या महालेखाकार का सहयोग अपेक्षित है तो तुरंत सहयोग के लिए लिखना चाहिए। दुर्विनियोग मतलब गलत जगह राशि का इन्वेस्टमेंट कर दिया, छल, हानि आदि प्रकरणों में प्रक्रिया, ऐसे मामले की जानकारी होते ही प्रशासनिक विभाग, निदेशक, निरीक्षण विभाग, वित्त विभाग, महालेखाकार विभाग के वरिष्ठतम लेखा सेवा के अधिकारी तथा जिला पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाना चाहिए। जब भी ऐसे प्रकरणों के मामले में जानकारी आए तो प्रशासनिक विभाग, ठीक है, निदेशक, निरीक्षण विभाग को, ठीक है, वित्त विभाग को, महालेखाकार को, विभाग के वरिष्ठतम लेखाधिकारी, मोस्टली हर विभाग में वरिष्ठतम लेखाधिकारी होता है, उसको वित्तीय सलाहकार बोलते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर बोलते हैं, ठीक है। क्षेत्र के थाने में क्या करनी चाहिए, एक रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। विभाग का वित्तीय सलाहकार मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा, उसकी जांच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन आ गई तो मैं बता देता हूं आपको। देखो अपना जो केडर है उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले तो जूनियर अकाउंटेंट, अपना केडर है उसकी शुरुआत होती है जूनियर अकाउंटेंट से, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट फर्स्ट शुरुआत अपने केडर की, जो अधीनस्थ लेखा सेवा, अपन अधीनस्थ लेखा सेवा में आते हैं, उसमें पहला इनिशियल पोस्ट कौन सी है, पहली पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे चलते हैं, दूसरे नंबर पे डब्ल्यूओ सेकंड है, ये डब्ल्यूओ सेकंड, इसको बोलते हैं डब्ल्यूओ सेकंड, जिसको पहले अकाउंटेंट बोलते थे, इसका पद नाम अब चेंज कर दिया, इसका पद नाम कर दिया असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर कर दिया, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड सेकंड, ठीक है। तो अभी जूनियर अकाउंटेंट के बाद में आपका प्रमोशन होगा तो आप क्या बनोगे, डब्ल्यूओ सेकंड बनोगे। जूनियर का जो पहले क्या था, लेखाकार था इस पद का नाम, इसका नाम है हिंदी में कनिष्ठ लेखाकार, इसको बोलते थे लेखाकार, ठीक है। तो इसका नाम कर दिया असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर सेकंड कर दिया, ग्रेड सेकंड कर दिया, ठीक है। ऐसे में तीसरे नंबर पे आएगा
डबल फर्स्ट, क्या नाम कर दिया, डबल फर्स्ट। इसका नाम पहले इसका नाम डबल था, केवल क्या नाम था पहले, डबल था, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर था। अब इसका नाम डबल फर्स्ट कर दिया, क्योंकि डबल सेकंड इसको बना दिया, इसका नाम क्या कर दिया, डबल फर्स्ट कर दिया। जो अकाउंटेंट का नाम था, पदनाम, वह किसको दे दिया गया, अब डबल सेकंड को दे दिया गया, है ना। तो अब देखो, ये तो सब अधीनस्थ सेवा में, किसमें है, सबऑर्डिनेट सर्विस में, किसमें है, सबऑर्डिनेट सर्विस में है। ठीक है, अपन सभी अधीनस्थ, मतलब अपने ऊपर कोई अधिकारी रहेगा, अपन उसके अधीन काम करेंगे, इसलिए अपने को बोलते हैं अधीनस्थ सेवा में। अपन किस सेवा में है, अधीनस्थ सेवा में है। अपने ऊपर कौन रहेंगे, अपने ऊपर ये ले रहेंगे। तो देखो, इसके बाद में क्या होता है, जो आरएस की एग्जाम आती है, उसमें एक पोस्ट आती है लेखाधिकारी, उसको बोलते हैं आरएसीएस, राजस्थान अकाउंट सर्विस, राजस्थान लेखा सेवा। उसमें कोई कर्मचारी चयनित होता है तो वो बनता है एओ, क्या बनता है, एओ बनता है, अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, ऐसे ही जो डबल फर्स्ट है, उसका भी नेक्स्ट प्रमोशन होगा, किस पद पे होगा, एओ पे होगा, किस पे होगा, एओ पद पे होगा। ठीक है, तो ये राज्य लेखा सेवा की प्रारंभिक पोस्ट कौन सी है, अकाउंट्स ऑफिसर, कौन सी है, अकाउंट्स ऑफिसर है। इसके बाद में देखो, ये रहा ए डबल फिर डबल के बाद में क्या है, एओ है, फिर सीनियर एओ, फिर इसके बाद में कौन है, सीनियर एओ है, अकाउंट्स ऑफिसर, फिर बाद में सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ आप, सीएओ, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, सीएओ, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, और फिर बाद में है एफए, फिर क्या है, एफए है, फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो ये समझ में आ गया कि आपके हायरार्की सिस्टम है। ठीक है, अपना कैडर तो अधीनस्थ में है, और ये कौन सी सेवा है, स्टेट सर्विस है। कैसी है, स्टेट सर्विस है। अपन सबऑर्डिनेट सर्विस में, और एक किसमें है, स्टेट सर्विस में है। जैसे ही डब्ल्यू फर्स्ट बनेंगे, डब्ल्यू फर्स्ट के बाद में नेक्स्ट प्रमोशन होगा, तो अपन राजस्थान की जो राजस्थान राज्य सेवा है लेखा सेवा की, उसमें जाएंगे, किसमें, एओ, अकाउंट्स ऑफिसर में। ठीक है, तो विभाग के जो वित्तीय सलाहकार है, ये वित्तीय विभाग का जो भी अकाउंट्स का वरिष्ठतम अधिकारी है, जिसमें कोई भी हो, उस विभाग में वित्तीय सलाहकार हो, मुख्य लेखाधिकारी हो, वरिष्ठ लेखाधिकारी हो, ठीक है, आपके लेखाधिकारी हो, सहायक लेखाधिकारी, जो भी उस विभाग का वरिष्ठतम लेखाधिकारी है, वह क्या करेगा, आपकी जांच करेगा। इनमें कोई भी कर सकता है जांच आपकी। मान लो एफए ने नियुक्त कर दिया डब्ल्यू को, तो डब्ल्यू कर लेगा जांच। ठीक है, एओ को नियुक्त कर दिया जांच अधिकारी, उसको बनाया तो वो करेगा जांच। ऐसे जांच करेंगे किसी प्रकरण की। आवश्यक होने पर विभागाध्यक्ष, अगर विभागाध्यक्ष को लगता है कि इसकी जांच ऑडिट टीम से कराई जाए, तो ऐसे में एलएफएडी है, उसको लिख सकता है। ठीक है, प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक संबंधित रिकॉर्ड को क्या रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। विभागाध्यक्ष द्वारा जांच के लिए विभाग के एफए, चीफ एओ, सीएओ, सीनियर एओ, एओ को प्रभारी अधिकारी बनाया जाएगा, जो जांच की प्रगति और उसकी कार्यवाही की मॉनिटरिंग करेगा। निदेशक निरीक्षण विभाग को भी जांच की प्रगति से क्या कराएगा, अवगत कराएगा। न्यायिक कार्यवाही, ठीक है, जब क्रिमिनल कोर्ट में अभियोजन चलाए जाए तो निम्नलिखित निर्देशों का पालन भी किया जाना चाहिए। कौन से कोर्ट में, जब अपराध गंभीर हो, क्रिमिनल मामला हो, तो ऐसे में क्रिमिनल कोर्ट में मामला चलेगा, तो क्या होगा, आपराधिक कृत्य का संदेह होने पर मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठ अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को सूचित कर दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का है। कब का है ये, 1973 का कोड है। ठीक है, के तहत कार्रवाई का अनुरोध करेगा। ठीक है, विधिक राय में दोष सिद्ध के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होते ही अभियोजन चलाना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि विधिक राय में लगे कि इसके खिलाफ दोष सिद्ध होने के प्राप्त साक्ष्य हैं, तो क्या है, अभियोजन मतलब वाद दायर करना चाहिए। जांच अधिकारी के साथ सहयोग हेतु ऐसा अधिकारी लगाया जाना चाहिए जो उस कार्यालय की कार्य प्रणाली को और नियमों को जानता हो। मान लो कोई जांच अधिकारी लगाया गया, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगाया गया, वो जांच कर रहा है केस दर्ज कराने के बाद, तो उसको तो पता ही नहीं कौन सी केस बुक होती है। पुलिस का क्या मतलब, केस बुक से बिलों वाउचरों क्या प्रक्रिया क्या नहीं होगी। तो ऐसे में किसी निष्पक्ष व्यक्ति को जो उस गबन में शामिल नहीं है, उसको उनकी सहायता लगाना चाहिए। परंतु उस अनियमितता में किसी प्रकार से शामिल नहीं हो, उन्हीं को लगाना चाहिए। जांच एवं विभागीय अधिकारियों से के विचार विमर्श के बाद यदि अभियोजन नहीं चलाने का निर्णय किया जाए, तो प्रकरण में सरकार से आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए। ठीक है, यदि अभियोजन चलाने का निर्णय किया जाता है, यदि अभियोजन चलाने का क्या किया जाता है, निर्णय किया जाता है, तो विभागीय अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट से उसकी द्रुत गति से सुनवाई करने का क्या करेगा, अनुरोध करेगा। ठीक है, पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने पर उसकी जानकारी रखने वाले विभागीय अधिकारी को संबंधित रिकॉर्ड गवाहों के साथ अभियोजन स्टाफ की पूर्ण मदद के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। किसी अभियोजन में किसी व्यक्ति को दोष मुक्त करने
या ऐसी सजा देने का निर्णय दिया गया हो जो अपर्याप्त प्रतीत होती है तो रिवीजन या अपील की जाएगी। इसके लिए सरकार की अनुमति प्राप्त की जाएगी। उपयुक्त किसी अभियोजन में किसी व्यक्ति को दोष मुक्त करने या किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया या सजा कम दी है, सजा क्या दी है, कम दी है, उसको लगता है विभागाध्यक्ष को इसको सजा कैसी मिली है, अपर्याप्त मिली है, तो ऐसे में उसकी रिवीजन या अपील, या तो उसको निर्णय को वापस चेंज करने के लिए अपील करेगा या आगे नेक्स्ट कोर्ट में अपील करेगा। सिंगल बेंच से निर्णय होगा तो डबल कोर्ट में क्या कर देगा, अपील कर देगा उसके लिए। ठीक है। उपयुक्त निर्देशों के बावजूद भी घटना के स्थान पर कार्यरत अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व उचित माध्यम से सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। विभागीय अधिकारी सरकार से मार्गदर्शन इस मामलों में प्राप्त कर सकता है। विभागीय कार्रवाई, ऐसे प्रकरणों में सभी दोषियों के विरुद्ध शीघ्रातिशीघ्र विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। दोषी को पुलिस को सुपुर्द कर देने पर भी विभागीय कार्रवाई नहीं रोकनी चाहिए। मान लो दोषी पता चल गया दोषी है, ऐसे में पुलिस ने उसको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विभागीय कार्रवाई नहीं रोकनी चाहिए। विभागीय कार्रवाई विभाग अपने स्तर पे करता है। जो अकाउंट्स ऑफिसर हैं उनको नियुक्त किया जाता है, प्रभारी बनाया जाता है। वो देखते हैं गंभीर मैटर है, कितना गंभीर है, कितने गबन हुआ है, राशि किसने किसके पास गई है, ऐसे में उसकी पूरी जांच वो अधिकारी करेगा और उसके पूरा विवरण बनाएगा। पूरा विवरण बनाकर उस कर्मचारी पे क्या क्या दोष साबित हो रखे हैं, उस दोष की क्या सजा है, उसको टर्मिनेट किया जाना है, पद से हटाया जाना है, सेवा समाप्त की जानी है, निलंबित किया जाना है, क्या आदेश प्रसारित हो सकते हैं, उसी जांच के आधार पर होंगे। तो पुलिस की जांच अपने पैरेलल चलती रहेगी, लेकिन विभागीय जांच अपने अलग हिसाब से चलती रहेगी। ठीक है। पुलिस को जांच सौंपने का अर्थ है कि प्रकरण की गंभीरता के मद्देनजर विभागीय दंड पर्याप्त नहीं है। पुलिस को जांच सौंपने का मतलब है कि विभागीय दंड पर्याप्त नहीं है। विभाग में तो क्या कर सकते हैं, उसको सस्पेंड कर देंगे, सेवा से समाप्त कर देंगे, ठीक है, उसकी पदाउन्नति कर देंगे, पद ऊंचे पद पे नीचे पद पे ला देंगे, उसके इंक्रीमेंट रोक लेंगे। विभाग तो ये सजा दे सकता है, अनुशासन तो कार्यवाही है, लेकिन ऐसे में उसको अगर जेल होना हो, ऐसे होना हो, तो ऐसे में पुलिस में केस जाएगा ना। तो पुलिस को सौंपने का अर्थ है कि प्रकरण की गंभीरता के मद्देनजर विभागीय दंड पर्याप्त नहीं है। ऐसे में विभागीय कार्यवाही में सामान्यतः डिसमिस किए जाने का दंड अधिकतम क्या होगा, डिसमिस कर देंगे पद से। विभागीय कार्यवाही में दंडादेश कोर्ट में चालान प्रस्तुत करने से पूर्व ही पारित किया जाना चाहिए। विभागीय कार्यवाही में जो विभागीय कार्यवाही है उसमें दंडादेश कोर्ट में, जो कोर्ट में दंड का आदेश पारित होगा उससे पहले ही किया जाना चाहिए। कौन सी कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई। ऐसा संभव नहीं हो सके तो चालान प्रस्तुत होने के बावजूद भी उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई नहीं रोकी जानी चाहिए यदि प्रकरण के तथ्य कर्मचारी के डिसमिसल के लिए क्या हो, आधार प्रस्तुत करते हो। मतलब अगर चालान हो गया कोर्ट से, कोर्ट ने सजा दे दी, तो भी उससे पहले ही क्या है, विभागीय कार्रवाई समाप्त कर देनी चाहिए, जो भी सजा देनी है कर्मचारी को देकर। ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो विभागीय कार्रवाई समय पर नहीं हो पाई, अभी चल रही थी, निर्णय नहीं हो पाया, तो जैसे ही उसको चालान हो जाए, सजा हो जाए, उसके बाद में विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, रोकी नहीं जानी चाहिए। परंतु उसके डिसमिसल के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अगर उसको हटाने के, उसको सेवा से हटाने के पर्याप्त आधार नहीं हो तो न्यायिक जांच के परिणाम तक विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय तक रुका जाना चाहिए। ठीक है। उसको डिसमिसल लगे कि ये इसको डिसमिसल करने के लिए अपने पास पर्याप्त सबूत नहीं है, तो ऐसे में न्यायालय की कार्यवाही तक का क्या करना चाहिए, इंतजार किया जाना चाहिए। कई प्रकरणों में अभियोजन में दोष मुक्त होने पर भी प्रकरण में लगे अन्य आरोपों जैसे नियमों की उपेक्षा, अवहेलना आदि के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक हो सकती है। ऐसे प्रकरण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा गुण अवगुण के आधार पर देखना चाहिए। मान लो आप डिसमिसल तो नहीं कर रहे, लेकिन उसको अन्य कोई दंड, मतलब जैसे निलंबित कर दिया, ठीक है, और उसको पदाउन्नत कर दिया, इंक्रीमेंट रोक दिया, ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। कर्तव्य की उपेक्षा कर छल दुर्विनियोग में सहायक सिद्ध होने वाले सह अपचारियों के विरुद्ध भी, मतलब उसका साथ देने वाले, जिसने गबन किया है उसका साथ देने वाले कर्मचारियों को भी विभागीय कार्रवाई शीघ्रता से अथवा मुख्य अपराधी के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किए जाने संबंधित अभिलेख पुलिस या न्यायालय को सौंपे जाने से पूर्व संपादित कर लेनी चाहिए। ठीक है। उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शीघ्रता से करनी चाहिए। ठीक, वही है राज्य के संपत्ति की अधिक हानि और नष्ट होना। आग चोरी के कारण राज्य की संपत्ति को अच्छा खासा नुकसान होने पर, आग या चोरी के कारण, ठीक है, आग या चोरी के कारण हो गया। संदिग्ध चोरी, ठीक है, जिसमें पता नहीं किसने चोरी करी है। छल, आग आदि से नुकसान की सूचना पुलिस को जांच के लिए दी जाएगी, दी जाएगी, पुलिस को दी जाएगी। असंदिग्ध चोरी, छल, आग ये लग गई तो ऐसे में पुलिस को सूचना दी जाएगी। जानबूझकर तो ये पूछ सकते सीधे प्रश्न आपसे,
असंदिग्ध चोरी है, संदिग्ध चोरी है। ठीक है, तो संदिग्ध चोरी हुई है, लग रहा है कि इस व्यक्ति ने चोरी करी है, तो ऐसे में अगर किसी ने छल करा है तो उसकी जांच किसी आदि नुकसान की सूचना किसको देंगे? पुलिस को देंगे। आग लगी, आग लगने से कोई नुकसान हुआ है तो पुलिस को जांच सूचना देंगे, पुलिस क्या करेगी? उसकी जांच करेगी। जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के प्रत्येक मामले की सूचना पुलिस को दी ही जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है तो उसकी सूचना पुलिस को दी ही जाएगी, चाहे उसमें शामिल राशि कुछ भी हो। जानबूझकर नुकसान के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में 10,000 या अधिक की हानि की सूचना पुलिस को दी जाएगी। अगर 10,000 से या 10,000 से अधिक की हानि हुई है तो ऐसे मामलों की सूचना चाहे जानबूझकर की हो चाहे न की हो, जानबूझकर की हुई तो हर सूचना किसको दी जाएगी? पुलिस को दी जाएगी। तो बिना जानबूझे या जानबूझकर अगर कोई सूचना ऐसी होती है जिसमें क्या है 10,000 या उससे अधिक की क्या होती है? हानि होती है, तो सूचना पुलिस को देनी अनिवार्य है। एक बार पुलिस को सूचित कर देने के पश्चात सभी संबंधितों को जांच में पुलिस का क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए। तो ये परिशिष्ट क्या था आपका? ये परिशिष्ट था आपका 3। परिशिष्ट क्या था? ये परिशिष्ट आपका 3 था। किसी का मैसेज आया था कि बोले सर आप लेफ्ट राइट दोनों के कॉम्बिनेशन से लिख लेते हो गया, तो मैंने कहा कि मेरे थोड़ी अंगुली में इसमें थोड़ी सी लग गई थी, हल्की से ज्यादा नहीं है, लगी हुई है तो हल्की सी, पहले से मेरे आभास है मेरे को इसका। आभास का मतलब अभ्यस्त हूं मैं, लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता हूँ, मैं राइट हैंड से भी लिख सकता हूँ, दोनों की राइटिंग मेरी सेम सी है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा लेफ्ट एंड राइट दोनों हैंड क्या करते हैं? रिटर्न में काम करते हैं। लेफ्ट की गति थोड़ी कम है, राइट की गति थोड़ी क्या रहती है? तेज रहती है, तो कर लेते हैं। ठीक है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान ने मल्टीपर्पज बनाया, क्या बनाया है? मल्टीपर्पज बनाया, तो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, ये तो क्या है कि थोड़ा सब्जेक्ट क्या है कि ऐसा था कि जिसमें आपको मैं ज्यादा गहराई से बता भी नहीं सकता, जितना बता सकता था उतना बताया है मैंने। लेकिन जैसे मान लो और सब्जेक्ट हैं, आप जीके में कोई पोर्शन पढ़ोगे, करंट में कोई पोर्शन पढ़ोगे, मैथ में पढ़ोगे, हिंदी में पढ़ोगे, जीके में पढ़ोगे, तो अपन सब कराने में सिंगल पर्सन क्या है? सक्षम है। ये बड़ाई नहीं है, ये तो बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त है। ठीक है ना? तो भगवान ने अपने को मल्टीपर्पज बनाया, क्या पता आपके लिए बनाया था। मेरे दिए हुए ज्ञान या शिक्षा से अगर आपके घर में मैं एक बार पहले पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते मेरे क्या आरएएस की एग्जाम देता था, तो आरएएस की एग्जाम में मेरा कॉल और हर बार ही होता है। आरएएस की एग्जाम में मेरा क्या हो गया? कॉल हो गया। अब मैं क्या तैयारी कर रहा था, मेरी तैयारी बड़े चल रही थी। अब मेरे को ऐसे लगा कि अपन तैयारी कर लेंगे, लेकिन अपने जो स्टूडेंट हैं उनकी स्थिति क्या होगी, उनको अपन ड्रॉप नहीं करें। भाई मेरा क्या होगा? मैं 200 वाट का बल्ब हूं। मैं क्या हूं? 200 वाट का क्या हूं? बल्ब हूं। अब मैं ज्यादा ज्यादा क्या बन जाऊंगा? 300 वाट की हेलोजन। 300 वाट की क्या बन जाऊंगा? हेलोजन बन जाऊंगा। तो हेलोजन मेरे को क्या बनना है? इससे बड़े ये है कि मेरे घर में तो इससे भी उजाला हो जाएगा। किसी घर में अगर 50 वाट का लट्टू जल जाए, किसी घर में क्या है 100 वाट का लट्टू जल जाए, तो वही काफी है अपने लिए। तो देखो, किसी के में 100 जल गया, किसी के में 50 जल गया, 200 प्लस 100 जोड़ेंगे तो क्या है, अपन 1000 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो आरएस में तो मैं कितने पे जाता? लास्ट 300 तक जाता है ना। तो ऐसे स्थिति मैंने वो ड्रॉप कर दिया, उसी टाइम से ड्रॉप कर दिया था। तो मल्टीपर्पज तैयारी करते करते कई चीजों का आभास हो गया, कई चीजें याद भी हो गई, कईयों के माइंड में सेट हो गया क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। अकेले ने काफी दिनों तक पढ़ाया है, तो उसे पढ़ाते पढ़ाते काफी कुछ चीजें सीख भी ली। पढ़ाते पढ़ाते भी अधिकतर चीज सीखी है, ऐसी बात नहीं है पढ़ाने से नहीं सीखी। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे मैंने पूछ लेता था, मैं तुम्हारे को ज्यादा था तो बता दो, तो उनसे भी सीखा है। ठीक है, छोटे बड़े का इसमें मैंने कोई वो भेद नहीं रखा कि मेरा स्टूडेंट उससे नहीं पूछा तो मैंने, तो कोई आते थे, मैं तो नॉन साइंस बैकग्राउंड से था, तो ऐसे में अगर उन्होंने किसी से मेरे को लगा कि इस सब्जेक्ट में मेरे को समस्या आ रही है, ये टेक्निकल है, जैसे पेरियोडिक टेबल थी, तो मेरे को थोड़ा कभी मैंने देखा ही नहीं उसको, न कभी मेरे काम आई। ठीक है, लेकिन मैंने उनसे थोड़ा सा पूछा हल्का सा, फिर मेरा दिमाग में सेट हो गया था, फिर तो मैंने उनको याद करा दी, कैसे याद रख सकते हो आप, है ना। तो वो सब है। तो अब तो काफी अभ्यास हो गया हर चीजों का, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बीच में नगर पालिका अधिकारी की, अधिशासी अधिकारी की वैकेंसी आई थी, तो सम्यक क्लासेज जयपुर में उन्होंने कहा कि सर आप कैसे भी एक बार ये बैच करा दो, हमारे बच्चों की काफ़ी डिमांड है।
तो मैंने तो कभी मेरे जीवन में नगर पालिका एक्ट पढ़ा नहीं था, लेकिन जब बच्चों को पढ़ाया तो उन बच्चों के मेरे से पहले 2-3 टीचर पढ़ा रहे थे, काफी प्रबुद्ध व्यक्ति थे, लेकिन बच्चों ने कहा सर आपने पढ़ाया वही क्या है, ज्यादा समझ में आया। तो उन्होंने मेरी क्लास लगातार 5-5, 6-6 घंटे तक बिना उठे लगातार 4-4, 5 घंटे तक उन्होंने लगातार क्लास ली मेरी, है ना। तो क्या पता समझ में आया था या झूठ बोल रहे थे, तो पता नहीं। अब आपके कितना क्या समझ में आया है, आप इसका रिजल्ट कितना क्या लाओगे। मेरे को तो आशा है जिन्होंने सीरियस ले लिया है इस एग्जाम को। मैंने कहा था कि डरा नहीं है, लक्ष्य की तरफ बहुत तेज गति से भाग रहा है, उस व्यक्ति को चाहे वो आज भी तैयारी स्टार्ट कर दे, उसको 0 आ रहा है सेकंड पेपर में, उसको आज भी 0 की कंडीशन में है और वो तेज गति से स्पीड बढ़ा देगा, उसका भी सिलेक्शन पक्का है। जहां तक मेरा अनुमान है, महिलाओं की पोस्ट तो वेकेंट जा सकती हैं, महिलाओं की पोस्ट वेकेंट जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में आप जो भी तैयारी कर रहे हो, कम से कम उस तैयारी में देखो। वैसे तो मैं तो कहता ही, मेरा तो कंसेप्ट एक ही रहता है, मैं तो अपन तो या तो पढ़ते नहीं या पढ़ाते नहीं। तो अपन तो पढ़ते हैं, तो अपन तो ये है कि जो सबसे पहले हार्ड है, मैंने आपको भी पढ़ाया ना, सबसे पहले मैंने आपको हार्ड सब्जेक्ट ही पढ़ाया है। मैं तो क्या है, सबसे पहले जो हार्ड है ना उसको पहले कवर करो। तो हार्ड कवर करने का मतलब है हार्ड को ढंग से कवर कर लो, जिसको अपन सोच रहे थे कि मेरे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स नंबर आ जाएंगे, जिसको अपने सोच रहे थे कि मिनिमम नंबर आ जाएंगे। कैसे नंबर आ जाएंगे? मिनिमम नंबर आ जाएंगे, उसमें ही आपके क्या है 22-23। मैं बता रहा हूं, अगर जीएफ एंड आर, आरएसआर और जीएफ एंड आर, आरएसआर और जीएफ एंड आर अगर आपने ढंग से पढ़ ली तो इनमें तो मेरी गारंटी है आपके 25 में 25 नंबर आएंगे। 25 में से क्या आएंगे? 25 नंबर आपके आएंगे। इतनी गहराई से प्रश्न नहीं पूछेगा, उतनी गहराई से अपन ने बताया मैंने आपको ना। आपको तो जो फैक्ट है वही क्वेश्चन पूछेंगे। इस एग्जाम की खासियत है ये फैक्ट ही मुख्यतः पूछे जाते हैं। एक आधा कोई क्वेश्चन आता तो आपके तो पूरा कंसेप्ट क्लियर है, आपके तो पूरा क्या है कंसेप्ट क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप तो बस ये ध्यान रखना कि ये 50% तो अपने क्या हो गए हैं, संचित हो गए हैं। मैंने जब एग्जाम दी थी तो मेरे दोनों सब्जेक्ट कौन से 25 इसमें और 25 जीएफ एंड आर में, दोनों में मेरे 25 में 25 क्वेश्चन पूरे सही थे। इसके अलावा मेरे मैथ में 25 के 25 क्वेश्चन सही थे। साइंस में मेरे 22 के आसपास क्वेश्चन सही थे। इंग्लिश में भी जाने 18-19 के आसपास क्वेश्चन सही हो गए होंगे। हिंदी में भी एवरेज ये था मेरे, ओवरऑल 72% के आसपास बनी थी ऑल और जो परसेंटेज थी वो, ठीक है। उसमें हमने तो पढ़ा भी 3 दिन था और उस समय का अनुभव भी थोड़ा कम ही था और ऐसे लगता भी नहीं था कि सिलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब मैं तो आपको कह सकता हूं कि आपका तो होगा। हमारे को तो कोई कहने वाला ही नहीं था कि आप इतना पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने तो क्या ऐसे मेहनत कर ली, आंधे की तरह भाग रहे थे, ऐसे ही कोई बताने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था। आपके पास तो कोई संरक्षक है जो आपको कह रहा है कि ऐसे करो ऐसे मत करो, है ना। तो आपके तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक सहारा है जहां आप अपनी समस्याओं का रोना भी रो सकते हो कि सर ये समस्या रही है। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, पढ़ने से मन उचट रहा हो और कहीं भागने को कर रहा हो और किसी एग्जाम की तैयारी अब आप इस बीच में आके ऐसे कर रहा हो, तो बेझिझक बात कर लेना, आपको वापस दिशा में ला देंगे, है ना। तो वापस दिशा नहीं छोड़नी है, दिशा बरकरार रखनी है। कोई भी वैकेंसी आए किसी से मतलब नहीं है, मास्टर की वैकेंसी आए और किसी की वैकेंसी आए कोई काम की नहीं है। सबसे बेस्ट नौकरी है अकाउंटेंट की, 5 डे वीक है, ठीक है। टाइम टू टाइम जाओ, आपका ऑफिस में आप अकेले रहो, मोस्टली हर ऑफिस में अकाउंट्स का पर्सन अकेला रहता है, ब्लॉक लेवल के ऑफिस है उनमें, ठीक है। तो आपको आसपास के ब्लॉक में पोस्टिंग मिल जाती है, आराम से ड्यूटी करो, लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हो, आपको जान रहे हैं लोग बाग, ठीक है ना। आपके माँ बाप का नाम पता चल रहा है कि मान लो किसकी लड़की है, बोले उन फला फला की लड़की है ना। तो वो आपके लिए तो है ही गौरवान्वित, और आपके माता पिता जिसके लिए आप, जिन्होंने आपको इतने साल तक पढ़ाया है, उन सबके लिए क्या है गौरवान्वित पल है। और आपके पास क्या है, ये अवसर है, आपके पास ये अवसर है कि इस अवसर को भुना लिया जाए। इस अवसर को जब भुनाएगा ना, उसकी वास्तव में ही ये ऐसी मतलब एक परंपरा सेट हो जाएगी, उसके ऐसे सेटअप सेट हो जाएगा कि उसका मतलब माँ बाप परिवार सभी ये क्या करेंगे, उस पर गर्व करेंगे कि वास्तव में उसने ऐसी एग्जाम को पास करा है जिसमें कितने पेपर थे, 12 पेपर थे, जिसको वो जानता ही नहीं था, अकाउंट्स जानता ही नहीं था। आप लोग अचंबा करेंगे, इस एग्जाम में ऐसे ऐसे सीए चार्टेड अकाउंटेंट बैठेंगे, वो फेल हो जाएंगे और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, ठीक है। इस एग्जाम में वही जीतता है जो लास्ट तक रुका हुआ है।
अंतिम दिन तक उसी गति से मेहनत करनी है। मेरी एक लाइन याद रखना आपको, मैं ये लाइन बार बार इसलिए बोल रहा हूं, अंतिम दिन तक आप इसी गति को बनाए रखना। इसी गति का मतलब गति कम है तो वो नहीं, जिस गति से आप तेज गति से कर रहे हो तो वो गति बनाए रखना। 12 13 14 घंटे की जो गति है आपकी, मतलब पूरा दिन आप जिसके लिए डेडिकेटेड कर रहे हो एग्जाम के लिए, वो पूरा दिन अभी बना रखा है, वैसे के वैसे बनाए रखो, आपकी सफलता निश्चित है। ऐसे करने के बाद आपको अगर सफलता नहीं मिले तो आप मेरे पास आ जाना, मैं मेरी नौकरी आपको डेडिकेटेड कर दूंगा, ठीक है। परिशिष्ट 4 की मुख्य बातें। अब आपके तो एक समस्या, मेरे तो एक समस्या और पैदा हो जाएगी, आप क्या बनोगे, जूनियर अकाउंटेंट। आपके ड्यूटी में भी कोई समस्या होगी तो सर से पूछ लेते, सर को पता होगा, तो मेरे तो कार्यभार बढ़ेंगे, कम नहीं होने वाले, है ना। विभागों में पदस्थापित लेखाधिकारियों का स्तर, कर्तव्य, उत्तरदायित्व। लेखाधिकारी समझ गए ना, जो राज्य सेवा के अधिकारी हैं, एओ या एओ से ऊपर, उन सबको क्या कहेंगे, लेखाधिकारी कहेंगे ना। इनका उल्लेख अपने पढ़ा था 25 में, लेखाधिकारियों का कर्तव्य है ना, वो है। पदस्थापन का उद्देश्य वित्तीय प्रशासन के उच्च स्तर स्थापित करने में, वित्तीय प्रशासन में उच्च स्तर स्थापित हो, मतलब स्टैंडर्ड, ऐसा स्टैंडर्ड स्थापित हो कि जिसमें क्या है, गबन ऐसी स्थिति नहीं हो, जो पैसे सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उनका पूरा प्रयोग, यूटिलाइजेशन सही जगह पे हो, ठीक है। वित्तीय प्रक्रिया एवं औचित्य से संबंधित नियमों आदेशों की पालना करते हुए वित्तीय नियमितता बनाए रखी जा सके तथा विभागीय लेखे कुशलतापूर्वक संधारित किए जा सके। इसमें आपको याद क्या करने का, कुछ नहीं करने का। तो आपसे पूछें लेखाधिकारियों के कर्तव्य जनरल क्या हैं, तो वित्तीय प्रशासन के उच्च मानक स्थापित करना, हाई स्टैंडर्ड स्थापित करना ना। साथ में विभागाध्यक्ष की, जिस कार्यालयाध्यक्ष के पास लग रही हो तो कार्यालयाध्यक्ष की, लेकिन जो एओ होते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं, विभागाध्यक्ष के पास लगते हैं, मोस्टली किसके पास लगते हैं, विभाग के अध्यक्ष के पास सेवा करते हैं, ताकि वित्तीय प्रक्रिया व औचित्य संबंधी नियमों आदेशों की पालना करते हुए वित्तीय नियमितता बनाई रखी जा सके और विभागीय लेखे कुशलतापूर्वक संधारित किए जा सके। स्तर, लेखाधिकारी जो अकाउंट्स ऑफिसर है उसका उस विभाग में क्या स्तर रहेगा, क्या लेवल रहेगा, तो देखो क्या लिखा हुआ है, चाहे आपसे ज्यादा कोई भी वेतन आहरित कर रहा हो उस ऑफिस में आपसे ज्यादा वेतन कोई भी आहरित कर रहा हो, परंतु वह उप विभागाध्यक्ष के समक्ष माना जाएगा। विभागाध्यक्ष को बोलते हैं डायरेक्टर, क्या बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं। वहां डायरेक्टर है, ठीक है। डायरेक्टर के अलावा डिप्टी डायरेक्टर भी होगा, डिप्टी डायरेक्टर भी है, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर भी है। उनको सबको आपसे ज्यादा वेतन मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप लेखा सेवा के सदस्य हो, ऐसे में विभागाध्यक्ष, विभाग आपको क्या है, वह विभाग का वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी होगा, ठीक है। और विभागाध्यक्ष उसको क्या मानेगा, उसका स्तर क्या रहेगा, उप विभागाध्यक्ष के समक्ष माना जाएगा, ठीक है। वित्तीय सलाहकार, वह सभी प्रकार के वित्तीय मामले में विभागाध्यक्ष का सलाहकार होगा, जिसमें क्या हो गए, लेखा नियम, ठीक है, वसूली, ये क्या है, वसूली, भुगतान, क्रय, नियंत्रण आदि में वित्तीय विभागाध्यक्ष क्या होगा, सलाहकार होगा। वित्त विभाग का प्रतिनिधि, वह वित्त विभाग का क्या है, सीधे अधीनस्थ होगा। वित्त विभाग का क्या होगा, विभागाध्यक्ष का क्या होगा, सीधा अधीनस्थ। जो भी अकाउंट्स के लोग होते हैं वो विभागाध्यक्ष से क्या होते हैं, वित्त विभाग के क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। अगर कार्यालयाध्यक्ष के अधीन काम कर रहे हैं तो कार्यालयाध्यक्ष के सीधे अधीन होंगे। अगर विभागाध्यक्ष के अधीन काम करें तो विभागाध्यक्ष के सीधे अधीन होंगे। आपके बीच में से डिप्टी डायरेक्टर है, डायरेक्ट अन्य कोई पद है, वो आपको सीधा निर्देशन नहीं दे सकेंगे, है ना। सीधे कौन देगा, विभागाध्यक्ष ही देगा। विभागाध्यक्ष द्वारा किसी वित्तीय प्रकरण में उसकी सलाह नहीं माने जाने पर भी वह विभागाध्यक्ष के आदेशों क्या करेगा, पालना करेगा। कौन, वित्तीय सलाहकार के लिए है, वित्त विभाग के कर्मचारियों के लिए। अगर विभागाध्यक्ष को आपने सलाह दी इस मामले में ऐसे ऐसे निर्णय किया जाए, लेकिन आपकी आदेशों की, आपकी बात नहीं मान रहा है, तो भी आपने राय जिसको नहीं मान रहा है, आप राय देने के लिए हो। अपना काम क्या है, अपना काम राय देने का है। अपन राय देंगे, अपन चित्रगुप्त है, क्या है, विभाग के कार्यालय के चित्रगुप्त है। अपना काम राय देना कि ये उचित है, ये अनुचित है, ठीक है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है, इसको इस नियम के अनुसार कर सकते हैं, ये ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो अपन राय दे सकते हैं। फिर भी विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष को लगे नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो वह करेगा, अपने को कहेगा कि आप ऐसे करो, तो अपन को मान लो उसकी पालना करनी पड़ेगी, ठीक है। गलत काम नहीं करना है, वो गलत काम के लिए तो उसकी पालना अपने को नहीं करनी है, लेकिन वो नियमों में तहत ऐसे कहता है कि इस नियम को ऐसे करके ऐसे कर लो, तो उसकी पालना अपने को करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कहा है इसमें। किसी
प्रक्रियागत दोष अनियमितता के उसकी नजर में आने पर विभागाध्यक्ष को जानकारी मिलाएगा। उसको लगता है कोई दोष हो गया, अनियमितता गबन हो गई, उसकी नजर में आता है तो किसको सूचित करेगा? विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा। उसके सुधार का उपाय बताना, उसे पुनः गठित होने से रोकने की जिम्मेदारी होगी। वह सभी विभागीय क्रय समितियों, जितने भी आप क्रय पर्चे, कोई आपके विभाग में कार्यालय में कोई भी क्रय होगा उसमें अकाउंट्स पर्सन का होना आवश्यक है। कौन से का? वरिष्ठ, जो भी वरिष्ठ लेखा सदस्य होगा उसका होना क्या है? आवश्यक है। तो जो भी नीलामी समिति होंगी या क्रय समिति होंगी उसमें उसका होना आवश्यक है। लेकिन 2000 रुपए तक की क्रय और अतिरिक्त लघु आकस्मिक व्यय के अतिरिक्त 2000 तक के मामलों में तो उसको शामिल नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2000 से अधिक के मामले रहेंगे उसमें अकाउंट्स ऑफिसर का होना आवश्यक है। और विभागाध्यक्ष क्या लेगा? उस मामले में सलाह लेगा 2000 से अधिक के मामले रहेंगे तो राशि का प्रश्न आ गया, प्रश्न आने की संभावना बनती है। यहाँ से सभी वित्तीय स्वीकृतियां उसकी सलाह से जारी की जाएंगी। विभाग में कार्यरत लेखाधिकारी की सलाह के बिना किए गए किसी कार्य की में क्या होती है? अनियमितता होती है। तो विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष क्या होंगे? पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। अगर अकाउंट्स पर्सन की राय देने के बाद भी उसकी राय को पालन नहीं करते हैं, उसकी राय से हटके काम करते हैं, ऐसे में कोई गबन होता है, कोई हानि होती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? विभागाध्यक्ष ही जिम्मेदार होगा। वह कार्यालयाध्यक्ष क्या होगा? जिम्मेदार होगा। ठीक है। अगला है राजकीय राशि के दुरुपयोग, अनुत्पादक व्यय, अग्रिम समायोजन में विलंब, डीसी बिल बनाने में विलंब, आवश्यकता से अधिक स्टाफ का होना, बजट सीमा से अधिक व्यय आदि की पहचान करेगा और क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। वह अन्य कौन से काम करेगा? सरकारी लेखे, राजकीय लेखे, उनका संधान हो रहा है या नहीं है, महालेखाकार से मिलान के लिए संपूर्ण विभाग के लेखों का संकलन, लेखे जो सरकार द्वारा विभाग द्वारा बनाए गए हैं उनका महालेखाकार से मिलान के लिए उपलब्ध करवाएगा। अधीनस्थ कार्यालय द्वारा उच्च अधिकारियों को भेजे जाने वाले लेखे वह रिकॉर्ड का उचित रूप से देखेगा। अधीनस्थ कार्यालय है, मान लो जिला कार्यालय है, जिला कार्यालय को कोई राशि भेजी थी, उसने उसका उपयोग कैसे किया? उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा, उसके बिल भेजे तो उसका सही रूप से उपयोग किया गया है नहीं किया गया, उनके लेखों की जांच करेगा। विभागाध्यक्ष के विवेकाधीन विनियोग के उचित लेखे अभिलेख रखा जाना, वित्तीय विवरण जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग बैलेंस शीट आदि तैयार करना। लेकिन ये कहाँ होते हैं? सरकारी कोई कंपनी है उसमें तैयार होते हैं, अगर उसमें अकाउंट्स पर्सन लगा हुआ तो तैयार होते हैं। कैश बुक अपने सरकारी कार्यालयों में ये तैयार नहीं होते हैं। कौन से? व्यापार खाता, प्रॉफिट लॉस खाता, भुगतान प्राप्ति खाता, ये नहीं होते, परंतु कैश बुक इंपोर्टेंट है। कौन सी इंपोर्टेंट है? कैश बुक इंपोर्टेंट है। कैश बुक में राशि आती है, कैश बुक से राशि का भुगतान होता है। कैश बुक व अन्य सहायक अभिलेखों की यथा अवसर जांच करना। ठीक है। कैश बुक को प्रतिदिन लिखा जाना, बंद करना, माह के अंत में नगद शेष निकाला जाना, नगद शेष का सत्यापन करना, अस्थायी अग्रिम। तो ये अगर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे इनका जांच करता रहता है वो, है ना, ये उसका काम नहीं है। लेख लिखा जाना, खोला जाना, बंद करना, ये तो कैशियर का काम है, तो इनको चेक कर सकता है। अस्थायी अग्रिम का समय समय पर समायोजन, अस्थायी अग्रिम किसी को दी गई है उसका समायोजन वापस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा उसके बारे में, अगर नहीं किया जा रहा टाइम पे तो उसको दंड के स्वरूप से ब्याज लिया जाएगा। ठीक है। ऋण व अग्रिमों की समय पर वसूली की जाएगी। निम्नलिखित उनके विशेष उत्तरदायित्व होंगे कौन कौन से? नियमों की पालना, जो भी आदेश वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाए वो नियमानुसार होना चाहिए। ठीक है। और उनको जो अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं, वित्तीय शक्तियां उनको दिए गए, उनकी पालना में उनको काम करना चाहिए। बजट अनुमान तैयार करना, बजट तैयार करना, पुनर्विनियोग करना, वितरण करना। ठीक है। पुनर्विनियोग का मतलब उनके पास जो बजट आता है, हेड ऑफिस में जो बजट आता है नीचे के ऑफिस में भेजना, पुनर्वितरण करना। व्यय पर नियंत्रण, अगर व्यय ज्यादा हो रहा है तो व्यय कंट्रोल रजिस्टर बनाया जाता है, कंट्रोल रजिस्टर, जिससे क्या होता है पता रहता है कितने रुपए आ रहे हैं, कितने रुपए जा रहे हैं, किस मद में कितने रुपए बचे हुए हैं। प्राप्तियों की वसूली, जो प्राप्त किए जाने उनकी वसूली करना। ठीक है। नवीन व्यय के प्रस्तावों की क्या करना, कि जांच में क्या करना, सहयोग करना। बजट प्रावधानों से अधिक की विभागाध्यक्ष को सूचना देना, अगर बजट प्रावधानों से क्या है अधिक आ गया उसकी सूचना किसको देना? विभागाध्यक्ष को देना। तो बजट संबंधी सारा काम किसका है? अकाउंट्स पर्सन का। आप ये ध्यान रखो, है ना। परियोजनाओं के कार्यों के अनुमानों का वित्तीय दृष्टिकोण से परीक्षण करना। कोई भी काम हो जिसका अगर वित्तीय या बजट रूप से निरीक्षण करना है, जहां पैसे का आना जाना है, जहां पैसे संबंधी कोई स्वीकृति आदेश है, वहां अकाउंट्स पर्सन का होना ही क्या है? आवश्यक है। बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जहां पैसे का लेन देन है, पैसे संबंधी खर्चा होना है, खर्चा आना है, ऐसी कोई स्वीकृति है जिसमें पैसे आने हैं, पैसे खर्च होने हैं।
ठीक है, कोई पद का सृजन हुआ है, नए पद का सृजन हो गया, उसमें पैसे खर्च होंगे, ऐसे मामले जो किसी राय ली जाएगी, अकाउंट पर्सन से उसकी राय ली जाएगी। बड़ी परियोजनाओं में निर्धारित समय पर वित्तीय स्थिति का जायजा लेकर देखना कि भौतिक प्रगति और वित्तीय प्रगति अनुरूप है या नहीं। जैसे मान लो कोई पुल बन रहा है, 50% पुल बन गया तो 50% राशि जारी कर दी। उन्होंने कहा कि हमने 70% बना दिया, 70% राशि ले ली। जब चेक करने गए तो भौतिक रूप से 50% ही काम हो रखा था, ठीक है। तो भौतिक रूप से प्रगति कितनी है और वित्तीय रूप से प्रगति कितनी है, वो सही है या नहीं है, मैच हो रही है नहीं हो रही, उसका जांच करना। विभागीय प्राप्तियों पर नियंत्रण के लिए राजस्व के निर्धारण एवं मांग कायम करने संबंधी प्रगति की जांच हेतु अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करना, ठीक है। वसूली की प्रक्रिया में कमी, अगर वो राजस्व की वसूली प्रक्रिया हो रही है उसमें कमी आ रही है तो कमी क्यों आ रही है, कोई लीकेज हो रहा हो, राशि आ रही है लेकिन बीच में कहीं गायब हो रही है, उसका पता लगाना। दुर्विनियोग, छल, हानि आदि के प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी का कार्य करना और इसका एक निर्धारित रजिस्टर संधारित करना कि कहां कहां गबन हुआ है, कहां कहां क्या ऐसे हुआ है, उसका एक रजिस्टर में रिकॉर्ड संधारित करना। कर्मचारियों को दिए गए ऋण अग्रिमों की उचित वसूली और उनका लेखांकन, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण बनाने में सहायता करना और उनकी प्रगति को मॉनिटर करना। अपने विभाग में जो भी कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको समय पर पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही, अधीनस्थ कार्यालय से कोई रिटायरमेंट हो रहे हैं उनका समय पर सेवा सत्यापन होकर पेंशन विभाग में प्रकरण जा रहा है नहीं जा रहा, उनका सर्विस। अब तो क्या गवर्नमेंट ने कर दिया कि जैसे रिटायरमेंट होगा उसी दिन उसके सारे काम हो जाने चाहिए, सारे लाभ मिल जाने चाहिए उस दिन तक, है ना। तो अब तो ये है कि रिटायरमेंट होने के तुरंत बाद 1-2 दिन में, 4 दिन में, 15 दिन में क्या है सारे प्रकरण सलट जाते हैं। पहले क्या था, रिटायरमेंट के 1-1 साल 2-2 साल तक लोगों को लाभ नहीं मिलता था, आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता था। वेतनमानों में संशोधन, अगर 6वां वेतन लग गया, 7वां वेतन लग गया, ऐसे कोई वेतन मान है उनमें संशोधन होता है तो उसके निर्धारण करेगा। क्रय में ये देखना कि विभाग के सभी क्रयों में भंडार क्रय नियमों की पूर्ण पालना की जाए। जो भी क्रय खरीदारी की जा रही है उसमें भंडार के नियम हैं, ठीक है, नियमानुसार क्रय किया गया या नहीं किया गया, निविदा की गई थी या नहीं की गई थी, उन सब के बारे में है। स्थानीय लघु उद्योगों के को मूल्य अधिमान्यता के नियमों का पालन किया जाना, उनसे स्थानीय लघु उद्योग हैं उनसे सामान क्रय करना ताकि उनका क्या हो जाए, उत्साहवर्धन हो। एसी बिलों को आहरित अग्रिम राशि का कार्यालय अध्यक्षों द्वारा नियत समय सीमा में लेखा प्रस्तुत किया जाना। स्टॉक के लेखों का उचित संधारण, जो आपका स्टॉक है, आपके पास जो सामान मंगाया उसका एक स्टॉक रजिस्टर संधारित होता है, उसमें सारा सामान यथा अनुसार है या नहीं है, ठीक है। स्टॉक का वार्षिक भौतिक सत्यापन, अधीनस्थ कार्यालयों में स्टॉक का सही रखा जाना, आवश्यकता से अधिक नहीं रखा जाना। सरप्लस, अप्रचलित, अनुपयोगी सामान, देखो क्या होगा, स्टॉक रजिस्टर का वार्षिक भौतिक सत्यापन, स्टॉक का वार्षिक भौतिक सत्यापन, एक स्टोर का कमरा होता है और एक स्टॉक रजिस्टर होता है। स्टॉक रजिस्टर में सारा सामान होता है कि कंप्यूटर कितने हैं, बोले 5 हैं, टेबल कितनी है, 10 हैं, ठीक है। ऐसे में अपने पास बोले बिजली के बल्ब कितने हैं, बोले 10 हैं, है ना। घड़ी कितनी है, इतनी है, ठीक है। टेबल कितनी है, इतनी है। ऐसे और अन्य सामान, मॉनिटर कितने, प्रिंटर कितने, और भी जो भी अन्य सामान, कुर्सी, टेबल, कोई भी आपके ऑफिस से संबंधित सामान है वह कितना है, उसकी सारी मात्रा किसमें होती है, स्टॉक रजिस्टर में होती है। ऐसे में स्टॉक रजिस्टर को संधारित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। जैसे ही कोई बिल पास होगा तो उसका सामान लाएंगे तो उसका स्टॉक रजिस्टर में इंद्राज होगा, ठीक है, इतना सामान इस बिल के तहत आया है। और स्टॉक का क्या है, वार्षिक भौतिक सत्यापन होगा, हर साल उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा कि स्टॉक में वास्तव में जो लिखा हुआ है, रजिस्टर में जो लिखा हुआ है उतना सामान है या नहीं। भौतिक का मतलब आंखों से देखकर सत्यापन किया जाएगा इतना सामान वास्तव में है या नहीं है। अधीनस्थ कार्यालयों में स्टॉक को सही रखा जाना, आवश्यकता से अधिक नहीं रखा जाना। सरप्लस, अधिक सामान है तो उसका रिकॉर्ड संधारित करना, दूसरे कार्यालय में भेज दिया जाता है उस रिकॉर्ड उस सामान को। अप्रचलित या अनुपयोगी सामान का समय पर उचित निस्तारण, अप्रचलित, ऑब्सोलेट, अनुपयोगी, अनयूज्ड, ठीक है। ऐसा सामान जो अब अप्रचलित हो गया है, अब अनुपयोगी नहीं रहा है, यूजफुल नहीं रहा है, अनयूजफुल, ठीक है। अनयूज्ड का मतलब तो यूज नहीं करा, नया सामान होता है। अनुपयोगी मतलब क्या होता है, जो अब क्या है, यूजफुल नहीं रहा है ना। जो अब यूजफुल नहीं रहा है, जिसका अब उपयोग नहीं किया जा सकता, वो क्या हो गया, खराब हो गया। तो ऐसे सामानों को क्या है, निस्तारण करना, मतलब उनकी नीलामी करके उनको बेच देना ना, निस्तारण करना, डिस्पोजल उसी को बोलते हैं। रिकॉर्ड से हटाना। निरीक्षण, अधीनस्थ कार्यालयों के सभी वित्तीय गतिविधियों की जांच के लिए उनका नियमित और बार बार निरीक्षण करना, वह अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण कर सकता है ना। अधीनस्थ कार्यालयों के लेखों की नियमित आंतरिक जांच किया जाना, उसका प्रतिवेदन जारी करना, उसकी पालना करवाना, कोई गंभीर अनियमितता हो तो विभागाध्यक्ष की जानकारी में लाना।
महालेखाकार की आपत्तियों, ड्राफ्ट वगैरह आदि का समय पर प्रत्युत्तर देने में सहायता करना। सीएजी लोक लेखा समिति आदि के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जवाब तैयार करने में मदद करना और प्रगति पर रखना, नजर रखना। आपके कार्यालय में जैसे ही कोई टीम ऑडिट करने आएगी तो आपके जहां जहां कमी होगी ना वो लिख के जाएगी, तो उसको बोलेंगे पैरा संख्या 1। पैरा संख्या में क्या हो गया, बोले आपने अधिक राशि आहरित कर रखी थी, नगद ज्यादा मात्रा में रख रखा था, तो वो एक आपका क्या लग गया, ऑब्जेक्शन लग गया, एक पैरा बन गया आपका। 2 नंबर पर लिख देंगे आपने स्टॉक रजिस्टर में उक्त बिल का इंदराज नहीं करा, वह राशि वह सामान स्टॉक रजिस्टर में चढ़ा हुआ नहीं था, तो स्टॉक रजिस्टर का सही रूप से संधारण नहीं किया गया, तो वह भी आपके लिए क्या हो गया, एक पैरा हो गया। तो ऐसे पैरा बना के जाते हैं, तो उन पैराओं का प्रत्युत्तर देने के लिए कहां पे, सीएजी को या लोक लेखा समिति जो विधानसभा में बैठती है उसके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भी कौन जाएगा, लेखाधिकारी जाएगा। सौंपे गए पूर्व परीक्षण प्री ऑडिट के कार्य, प्री ऑडिट के कार्य बताया था 2 साल से अधिक के पुराने बिल, 2 साल से, अगर 2 साल से पुराने बिल हैं, 2 साल से अधिक पुराने बिल हैं, उनको अगर पास कराना है, उनको अगर क्या कराना है, पास कराना है, तो ऐसे में अकाउंट्स पर्सन उसी क्या करेगा, पहले प्री ऑडिट करेगा। आपके पास आ गया था पहले प्री क्लेम का दावा है 93-94 में है, ठीक है, उसकी जांच करेगा, आपसे एक बंद पत्र भरवाएगा कि मैंने इसका पहले भुगतान नहीं पाया है, आपके कार्यालय अध्यक्ष से लिखवाएगा इस मामले में कि इसकी राशि पूर्व में आहरित नहीं की गई है, ठीक है। तो ये सब प्री ऑडिट है। तो प्री ऑडिट का काम कौन करता है, अकाउंट्स वाले करते हैं ना, शक्तियां। वित्तीय सलाहकार, मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी अपने विभाग में कार्यरत लेखाकारों मतलब अकाउंटेंट, कनिष्ठ लेखाकारों का स्थानांतरण सरकार की नीति के अनुसार तथा निदेशक कोष और लेखा को सूचित करते हुए विभागाध्यक्ष की अनुमति से करने में सक्षम है, सक्षम नहीं है, सक्षम है, आपकी किताब में है ही लिखा हुआ है लेकिन नहीं है, अब नियम बना हुआ है। अब नियम ये है, जो आपका निदेशक कोष व लेखा है ना, वही क्या करता है, आपका ट्रांसफर करता है। ये निदेशक कोष व लेखा है, वह भी इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकता, ट्रांसफर करने में क्या नहीं है, सक्षम नहीं है। अपने जब भी ट्रांसफर होंगे तो किसकी सहमति से होते हैं, वित्त विभाग, किसी सहमति से होते हैं, वित्त विभाग की सहमति से होते हैं। वित्त विभाग की सहमति के बाद ही अपना ट्रांसफर किया जाता है ना। आंतरिक जांच दलों के द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों की जांच के कार्यक्रम को अनुमोदित करना। आंतरिक जांच दल का मतलब है विभाग में आपके विभागाध्यक्ष के पास जो अकाउंट्स पर्सन है, अकाउंटेंट हैं, डब्ल्यूओ है, जूनियर अकाउंटेंट हैं, वो क्या करते हैं, अधीनस्थ कार्यालयों के रिकॉर्डों की जांच करते हैं ना। तो उनको अगर सेम ही, जैसे मान लो महिला बाल विकास है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, ये विभाग है, तो इसके विभाग में जो अकाउंटेंट, अकाउंट्स ऑफिसर लगे हुए हैं, लेखाकर्मी लगे हुए हैं, उनका एक दल बना देते हैं, 2 आदमियों का, 3 आदमियों का। वो जगह जगह पे जाके क्या करते हैं, हर कार्यालय की ऑडिट करते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। तो अगर एक ही विभाग के कर्मचारी आकर जांच कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंटरनल ऑडिट। क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट बोलते हैं, आंतरिक जांच। उसी विभाग के कर्मचारी आकर क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। कोई कमी लगती है तो क्या पैरा बना के जाते हैं, ये गलती हो गई, उस पैरा का फिर अपने को जवाब देना पड़ता है, उसको दुरुस्त कराना पड़ता है। अगर पैरा में ऐसा लिखते हैं, ऐसा उल्लेख पाया जाता है किसी के पास ज्यादा पैसे चले गए, ऐसे में उससे क्या की जाती है, वसूली भी की जाती है। सहायक लेखाधिकारियों, लेखाकारों, कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन। वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अपना हर साल भर जाता है। साल में अपन ने काम करा, वो सही करा नहीं करा, गलत हुआ क्या है, उस सभी का सबके संबंधित है। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय अध्यक्षों द्वारा भरे जाएंगे एवं तत्पश्चात विभाग के एफए, सीएओ, सीनियर एओ द्वारा समीक्षात्मक टिप्पणी करते हुए निदेशक कोष व लेखा को भेजा जाएगा। अपने क्या है, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एपीएआर है, ये हर कर्मचारी की भरी जाती है, ठीक है। इसको गलत भर दिया जाए, अगर आपने गलत काम करा, सही नहीं करा, आपका नेगेटिव भर दिया तो आपके प्रमोशन में क्या आती है, दिक्कत आती है ना, प्रमोशन नहीं होता है। तो ये इसमें भरा जाता है कि काम कैसा करा, बोले अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, सामान्य रूप से करा या निकृष्टतम रूप से अगर गलत करा, वो सब लिखा जाता है इसमें ना। तो ये पहले, सबसे पहले तो कौन भरेगा, जिसके पास आप कार्य कर रहे हो। जैसे मान लो आप कार्यालय अध्यक्ष के पास काम कर रहे हो तो मैं डीडीओ लिख देता हूँ, उस डीडीओ भरेगा। डीडीओ भरने के बाद आप कहाँ भेजोगे, एफए के पास। वह फाइल फिर एफए के पास जाएगी, ऑनलाइन जाती है, एफए के पास जाएगी, एफए उसको भरकर किसको भेज देगा, डीटीए को भेज देगा, निदेशक कोष व लेखा को भेज देगा।
वह आगे फिर उसको यस कर लेगा। लेखा संस्थापन तथा राजस्व संग्रहण स्टाफ पर उसका सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण होगा। किस पर? लेखा कर्मचारियों पर, और जो राजस्व संग्रहण करते हैं उन स्टाफ पर उसका सामान्यतः क्या रहेगा? प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा। उनको किसी प्रकार का काम अलॉट कर सकता है। विभाग में गंभीर अनियमितताओं संबंधी मामलों की सीधी जानकारी वह किसको देगा? राजस्थान सरकार के वित्त विभाग को दे सकेगा। अगर उसको लगता है गंभीर अनियमितता हो रही है तो सीधी ही सूचना वित्त विभाग को दे सकता है। विभाग के FACA जो अकाउंट्स ऑफिसर हैं, ठीक है, को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार आपत्तियों, अनियमित व्यय की वसूली को एप्लीकेट करने का है अधिकार है। इनको दिया गया है कि कौन 2000 रुपए तक कर सकता है। जो आपकी लिस्ट है पीछे GF&R में पावर है, उनकी प्रत्यायोजन की पावर है, उसमें लिखा हुआ है कौन सा अधिकारी कितने रुपए तक की राशि का अपलेखन कर सकता है। सभी विभागीय क्रय नीलामी समितियों में वो आवश्यक रूप से सदस्य होगा। तो ये तो आप हमेशा के लिए याद रखो। लेखा कर्मचारी, लेखा अधिकारी या लेखा, आप छोटे ऑफिसों में होंगे तो वहां के तो आप ही लेखा कर्मी हो। आप अकाउंट्स पर्सन कौन हो? आप ही हैं। बड़े ऑफिस में जाते हैं तो वहां अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं, वो होते हैं लेखा, वो वरिष्ठतम लेखा अधिकारी। तो जिस ऑफिस में कोई भी वरिष्ठतम लेखा अधिकारी है ना, उसका उस क्रय और नीलामी, जब भी कोई परचेजिंग होगी या नीलामी होगी तो उसमें उस सदस्य का होना परम आवश्यक है। आंतरिक जांच दलों में अपराधिकृत पाए गए भुगतानों को वह अस्वीकृत कर सकेगा तथा DDO को संबंधित कर्मचारी से वसूली करने हेतु निर्देशित करेगा तथा भविष्य में अपराधिकृत भुगतान को रोकेगा। कोषाधिकारों के कर्तव्य, कोषाधिकारी है ना, कोषाधिकारियों के कर्तव्य। कोषाधिकारी कौन होते हैं? अरे कोषाधिकारी कौन होते हैं? ये अकाउंट्स ऑफिसर तो क्या बनते हैं? कोषाधिकारी बनते हैं। इन्हीं को कोषाधिकारी बनाया जाता है, अकाउंट्स ऑफिसर को ही है ना, ट्रेजरी ऑफिसर को ही। तो ये क्या होते हैं? जो राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी होते हैं, तो इनके कर्तव्य क्या है? इनके कर्तव्य किसमें है? कोषागार जो नियमावली बनी है उनके कर्तव्य हैं सारे, है ना। कर्तव्यों का विभाजन, अगर मान लो एक ही कार्यालय में देखो FA और चीफ अकाउंट्स ऑफिसर तो एक ही रहेगा एक कार्यालय में ना, उसके अलावा सीनियर AO लगा हुआ है, AO लगा हुआ है, ऐसे कोई लगे हुए हैं तो क्या है, वो इनको काम बांट सकते हैं। सीनियर AO द्वारा क्या किया जाएगा, AO द्वारा क्या काम किया जाएगा, उनको काम बांटा जा सकता है। किसके द्वारा? FA या चीफ अकाउंट्स ऑफिसर द्वारा। वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 4 फरवरी 2019 से लेखा एवं वित्त कार्मिकों के रोल, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर उन्हें परिशिष्ट फॉर्म में दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्व को अनुपूरक बनाया गया है। तो लेखाधिकारियों कर्तव्य किसमें है? परिशिष्ट किसमें है? फॉर्म में है। सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के विकास हेतु संचालित योजनाओं पर अत्यधिक व्यय होता है, जिसमें पूर्ण वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वित्तीय अनुशासन, मतलब किसी प्रकार की गंभीर अनियमितता नहीं होनी चाहिए। वित्त विभाग प्रत्येक वित्त अधिकारी से उच्च स्तर की व्यावसायिक दक्षता, ठीक है, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण व सोच समझकर निर्णय लेगा। नवीन कौशल अर्जन व अच्छे संप्रेषण, ठीक है, समस्या समाधान के दृष्टिकोण, नियमों निर्देशों की व्यावहारिक समझ के साथ सूचना तकनीकी की उपयुक्त ज्ञान की अपेक्षा रखता है। मतलब अपने से क्या अपेक्षा रखी जाती है? तो अकाउंट्स ऑफिसर के लिए है, लेकिन ये अपने लिए भी यही है। अपने से क्या अपेक्षा रखी जाती है कि वित्तीय अनुशासन अपन कार्यालय में ला सकते हैं। अपन को क्या माना है? दक्ष माना गया है। अपना दृष्टिकोण कैसे माना गया है? विश्लेषणात्मक, अपन सोच समझ कर निर्णय ले सकते हैं पूरा विश्लेषण करके। नवीन कौशल अर्जन करने लायक समझा गया अपने को। अच्छे संप्रेषण, अपन अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। अपना संप्रेषण कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। समस्या समाधान का दृष्टिकोण होता है अपना, उलझाना नहीं होता है। नियमों और निर्देशों की व्यावहारिक अपने को क्या होती है? समझ होती है। तकनीकी रूप से अपने को क्या होता है? ज्ञान होता है। ये माना गया है। ये अधिकारी निम्नांकित रूप से विभाग में कार्य करेंगे। कैसे में करेंगे? अपन क्या रहेंगे? अकाउंट्स ऑफिसर विभाग में क्या रहेंगे? वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे, वित्तीय सलाहकार के रूप में रह सकते हैं, बजट के मुख्य नियंत्रक, बजट के कंट्रोलर रहेंगे, प्रमुख लेखा प्राधिकारी कहलाएंगे, मुख्य आंतरिक अंकेशक, मतलब अपने विभाग के तो आंतरिक अंकेशक कौन रहेंगे? अपन ही कहलाएंगे, अकाउंट्स ऑफिसर कहलाएंगे। जो अकाउंट्स ऑफिसर है, सीनियर AO है, FA है, वह आंतरिक दलों को नियुक्त करता है। ऐसे में क्या है? वह मुख्य आंतरिक अंकेक्षक है। यह हो गया आपका परिशिष्ट 4। अब है परिशिष्ट 5। परिशिष्ट कौन सा है? 5। इसमें किसके बारे में है? वो लेखा सेवा के अधिकारी थे। इसमें राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके कर्तव्य उत्तरदायित्व के बारे में है। तो सहायक लेखाधिकारी, जो सहायक लेखाधिकारी AA जिसको लिखा गया है, उसको वर्तमान में क्या कहा जाता है?
उसको वर्तमान में AAO क्या कहा जाता है, फर्स्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, AAO फर्स्ट कहा जाता है। ठीक है। पदस्थापन का उद्देश्य वही, कार्यालय में क्या होना चाहिए, उच्च वित्तीय स्तर के मानक स्थापित होना चाहिए। स्तर अकाउंट्स ऑफिसर का स्तर क्या रहेगा, देखो क्या है, जिन कार्यालयों में अगर सहायक लेखाधिकारी का ही पद है, सीनियर एओ का, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर का इनका पद नहीं है, तो वहां लेखा सेवा के भी सारे काम वही अकाउंट्स पर्सन, अकाउंट्स ऑफिसर की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, एओ की हो जाएगी। ठीक है। स्तर सहायक लेखाधिकारी द्वारा आहरित वेतन कुछ भी हो, परंतु वह उप कार्यालय अध्यक्ष के समकक्ष माना जाएगा, वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी समझा जाएगा, उस कार्यालय का वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी समझा जाएगा। और उप कार्यालय अध्यक्ष जिस कार्यालय में लग रहा है उसका उप कार्यालय अध्यक्ष के रूप में माना जाएगा। कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, जहां मात्र सहायक लेखाधिकारी का पद हो वहां उसके वही कर्तव्य दायित्व होंगे जो लेखाधिकारियों हेतु निर्धारित है। जहां केवल किसी कार्यालय या विभाग में केवल किसका पद हो, सहायक लेखाधिकारी का पद हो, तो जो लेखाधिकारियों के लिए कर्तव्य अपने 4 में पढ़े थे वो सारे कर्तव्य किसके होंगे, उसके होंगे, है ना। तो वह कार्य, तो ऐसी स्थिति में उसका कार्य विभागाध्यक्ष एवं लेखाधिकारी को कर्तव्य हो। लेकिन हाँ, लेखाधिकारी के पद के साथ ही विभाग में सहायक लेखाधिकारी भी होने की स्थिति में, अगर कार्यालय में क्या है, लेखाधिकारी भी है और सहायक लेखाधिकारी दोनों कार्यरत हैं, तो ऐसी स्थिति में वह विभागाध्यक्ष के लिए भी काम करेगा और लेखाधिकारी के कर्तव्यों का भी निर्वहन करने में सहायता करेगा, दोनों के साथ, दोनों के लिए काम करेगा। विभागाध्यक्ष सहायक लेखाधिकारी को स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य सौंप सकते हैं। लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी के काम भी बांट सकता है। जब उनके काम बांटेगा, अलग अलग काम बांटेगा, तो उसकी प्रति एक तो वित्त विभाग और एक डीटीओ को भेजी जानी चाहिए। अन्य विभागों जहां तकनीकी प्रकृति का कार्य होता है में अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारी को संबंधित अधिनियम नियम के अनुसार सौंपे गए कार्य अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कार्य करने होंगे। लेखाकार, मैंने बताया लेखाकार पहले अकाउंटेंट बोलते थे, आजकल इसका नाम क्या हो गया, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट के बाद में नेक्स्ट प्रमोशन डब्ल्यू सेकंड पे होता है। पदस्थापन के उद्देश्य, पदस्थापन के उद्देश्य वही है, वित्तीय प्रशासन में विभाग अधिकारियों की मदद करना, वित्तीय प्रक्रिया औचित्य के नियमों एवं आदेशों की करना, पालना करना, वित्तीय नियमितता बनाए रखी जा सके, कार्यालय विभाग के लेखे कुशलतापूर्वक संचालित किए जा सके। स्तर क्या रहेगा, लेखाकार का कार्यालय में मंत्रालय, मतलब जो एलडीसी यूडीसी वगैरह होते हैं, बाबू वगैरह होते हैं वो, या अराजपत्रित अधीनस्थ सेवा के जो कर्मचारी हैं उनसे क्या माना जाएगा, उसको वरिष्ठ सदस्य के रूप में माना जाएगा। वह अपने कर्तव्य निष्पादन में कार्यालय अध्यक्ष से, कार्यालय जो कार्यालय में अधीक्षक होता है, बाबुओं का प्रमोशन होता है लास्ट में, एलडीसी यूडीसी, ठीक है, उसके बाद में आता है कौन सा, कार्यालय अधीक्षक, ठीक है, से स्वतंत्र होगा तथा लेखा शाखा का प्रभार कार्यालय अधीक्षक से स्वतंत्र रूप से संभालेगा। ठीक है। कर्तव्य व उत्तरदायित्व, किसी विभाग कार्यालय में लेखाधिकारी सहायक लेखाधिकारी नहीं होने पर परिशिष्ट फॉर में दी गई लेखाधिकारियों की ड्यूटी संपादित करेगा। अगर किसी विभाग या कार्यालय में क्या नहीं है, लेखाधिकारी भी नहीं है और सहायक लेखाधिकारी जो डब्ल्यूओ फर्स्ट है वो भी नहीं है, तो वह क्या करेगा, परिशिष्ट फॉर में जो लेखाधिकारियों की ड्यूटी है वह भी संपादित करेगा। तो मतलब आप समझो, अगर किसी कार्यालय में आप चाहे किसी पद पे हो, आप जूनियर अकाउंटेंट से लेके एफ तक हो, अगर किसी कार्यालय में आप ही हो उस पद पे, है ना, तो वह सारी लेखाधिकारी की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, आपकी रहेगी। किसी कार्यालय में एक से दो से अधिक अकाउंट्स के पर्सन है, ऐसे में जितनी भी परचेजिंग होगी, जितनी भी नीलामी होगी, उसमें उस कार्यालय का वरिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाकर्मी उसमें सदस्य रहेगा, है ना। वित्तीय विवरण तैयार करना जो कंपनी में होता है, वाउचरों, रसीदों, चालानों, केस बुक की जांच करना, प्रारंभिक अंतिम शेष की जांच करना, ठीक है, विभागीय प्राप्तियों पर नियंत्रण रखना, मांग करना, ठीक है, वसूली करना, वही सारा काम है। नियंत्रण अधिकारी के अधीनस्थ सभी कार्यालयों की आंतरिक जांच करना, जिस अधिकारी के पास आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसके नीचे कोई कार्यालय है तो उनकी भी आंतरिक जांच कर सकते हैं। यह देखना कि लेखा प्रक्रिया का पालन सही ढंग से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। मान लो आप अकाउंटेंट मतलब डब्ल्यू सेकंड के रूप में विभागाध्यक्ष के पास लगे, ऐसी स्थिति में आप नीचे जो आपके अधीनस्थ विभागाध्यक्ष के नीचे जो कार्यालय हैं उनकी क्या कर सकते हैं, आंतरिक जांच, इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं। लेखा प्रक्रिया का सही हो रहा है, नहीं हो रहा, समय समय पर विवरण भेजे जा रहे हैं या नहीं भेजे जा रहे,
समय पर ऑडिट की रिपोर्ट की पालना की जा रही है नहीं जा रही, गवर्नर के मामलों की जांच की जा रही है, माह के अंत में नगद शेष निकालना, अग्रिम दिया गया है किसी को तो उसकी वसूली करना, समायोजन करवाना। ठीक है, यह जांच करना कि सभी बिल, नियम, आदेश, बजट प्रावधान जो भी बिल आए हैं वो नियमानुसार हैं, आदेश साथ है कि नहीं है, बजट का उनके लिए प्रावधान है कि नहीं है, सक्षम स्वीकृति उसकी है कि नहीं है, खरीदने की कोई अधिकार, कोई कुछ खरीदना था तो खरीदने के लिए उसकी स्वीकृति है या नहीं है, कटौतियां उसमें मान लो डीएससी कटौती करनी है, जीएसटी कटौती करनी है, वह की गई है या नहीं की गई है। ठीक है, कर्मचारियों की कटौती करनी है किसी मामले की तो कर्मचारी जिसका नाम है उसके नाम से कटौती की गई है नहीं की गई है। सचिवालय में कर्तव्य, सचिवालय में एक अनुभाग में जहां अधीक्षक नहीं हो, लेखाकार ऊपर वर्णित अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त सचिवालय नियमावली एवं O&M ऑफिस एंड मैनेजमेंट के आदेशों के अनुसार कार्य करेगा। अधीक्षक व लेखाकार दोनों पदस्थापित हैं तो वह अपने अधिकारी द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। शक्तियां, लेखाधिकारी नहीं, जहां लेखाधिकारी नहीं हो वहां लेखाकार। ठीक है, वित्त विभाग का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। जहां कोई भी पद हो, जूनियर अकाउंटेंट, कोई भी कोई सा पद हो, अगर वहां वही है तो वह वित्त विभाग का प्रतिनिधित्व करेगा। वह सीधे कार्यालय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के अधीन होगा। ठीक है, उसके ऊपर रहेगा तो कौन रहेगा, एक ही व्यक्ति रहेगा, उसी के आदेश की उसकी पालना करनी होती है। किसी वित्तीय प्रकरण में उसकी सलाह नहीं माने जाने पर भी वह आदेश की पालना करेगा। आपने विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष को राय दे दी कि ऐसा बिल ऐसे पास होगा, इसमें ये कमी है, फिर भी वह आपकी राय नहीं मान रहा है तो भी आपको आदेशों की क्या करनी है, पालना करनी है। उसके सभी प्रयासों के बावजूद भी यदि कोई वित्तीय नियमितता बनाए नहीं रख सके तो ऐसे कारणों को आपने सारे प्रयास कर लिए फिर भी वित्तीय नियमितता बनाई नहीं रखी जा रही, तो ऐसे सभी कारणों को एक रजिस्टर में अंकित कर लेना चाहिए। और इस रजिस्टर का एक सार, एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार, इस रजिस्टर का एक सार किसको भेजना चाहिए, प्रति माह है वित्त विभाग और डीटीए को भेजना चाहिए कि आपके प्रयासों के बाद में भी यहाँ क्या हो रहा है, गबन हो रहा है, राशि अनियमित रूप से क्या हो रही है, खर्च हो रही है। इस रजिस्टर में उन प्रकरणों को भी संदर्भ होने चाहिए जिनमें कार्यालय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा उसकी सलाह नहीं मानी गई। इसमें वह भी लिखना चाहिए आपको कि मैंने इस मामले में राय दी थी, मैंने इस मामले में राय दी थी लेकिन मेरी राय को उचित नहीं माना गया, मेरी राय को माना नहीं गया। तो जो भी आपकी राय थी उसका भी संक्षिप्त रूप में भेजना है डीटीए को और किसको, वित्त विभाग को। याद रखना, अकाउंट्स पर्सन अपनी जो सार बनाते हैं, राय नहीं मानेगी उसका सार बनाते हैं, किसको भेजते हैं, वित्त विभाग और डीटीए को भेजना चाहिए। कनिष्ठ लेखाकार जिस पद पर आप आओगे उसकी बात है। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट बोलते हैं, इनिशियल स्टेज है अधीनस्थ लेखा सेवा की, हमारी तो इससे मुक्ति हो गई, हमारा तो क्या है, प्रमोशन हो गया है ना। अब ऐसे है, अगर आपका चयन होता है, आपकी रैंक अगर मान लो फर्स्ट, सेकंड या 100, 150, 200 ऐसे में आती है, तो ऐसे में आप क्या है कि हमारे बैच से जस्ट रहोगे, तो ऐसे आने वाले टाइम में जैसे ही आप क्या है ऐसे समाहित हो जाओगे जैसे हमारे ही बैच के व्यक्ति थे आप, है ना, हमारे ही बैच क्या थे, चयनित हुए थे, ऐसे हो जाएगा अगर आपकी रैंक बढ़िया आई तो, है ना। और आगे प्रमोशन भी किससे होते हैं, रैंक से ही होते हैं। आपकी रैंक अगर अच्छी आती है तो आप आराम से सीनियर एओ तक जा सकते हो। ठीक है, एफए तक भी जा सकते हो, तो ये काफी प्रतिष्ठित सेवा है। तो जिसने फर्स्ट पेपर जिसका अच्छा है, सेकंड पेपर में 2, 3, 4, 5 पेपर हो गए, जिसने, वैसे तो मैंने कहा था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा अन्य पेपर अकाउंटेंसी अगर नहीं समझ में आ रही तो उसको छोड़कर बाकी आप खुद पढ़ो, एक बार तो कम से कम पढ़ लो उनको, जिससे क्या है जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा समझने में कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, तो जो मेरे कहे गए अनुसार चल रहा है तो उसका सिलेक्शन तो कंफर्म होना ही है। ठीक है, साथ में उसकी रैंक भी उच्चतम आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ना। तो कनिष्ठ लेखाकार पदस्थापन का उद्देश्य वही वित्तीय व लेखा मामलों में विभागीय अधिकारी कार्यालय अध्यक्षों क्या करना, सहयोग करना, ताकि राज्य के आदेशों नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमितता क्या रखी जाए, स्थापित की जाए। वित्तीय लेखे, विभागीय लेखे उचित प्रकार से आज दिनांक तक रखे जाए, अपडेटेड रखे जाए, संधारित किए जाए। उसका स्तर क्या रखेगा, मंत्रालय जो स्टाफ है ना, का वरिष्ठ सदस्य समझा जाएगा। मंत्रालय जो मिनिस्ट्रियल सेवाएं हैं, एलडीसी, यूडीसी वगैरह हैं, उनसे क्या माना जाएगा, उससे वरिष्ठ माना जाएगा। कार्यालय सहायक या वरिष्ठ लिपिक के अधीन उसे काम नहीं कराया जाएगा, वह उनसे क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा।
कर्तव्य है वह उत्तरदायित्व। विभिन्न विभागों कार्यालयों में कार्य की विभिन्न भिन्न प्रकृति के कारण कनिष्ठ लेखाकार के सभी कर्तव्यों की एक विस्तृत सूची बनाया जाना संभव नहीं है। हर विभाग में क्या है, कार्य बदलते रहते हैं, ऐसे में एक स्पेशल विस्तृत सूची बनाया जाना संभव नहीं है। सामान्यतः वे लेखा कर्मियों द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे लेखा, ऑडिट, बजट, निरीक्षण से संबंधित कार्य करेंगे। कनिष्ठ लेखाकार से निम्नलिखित कार्य सामान्यतः नहीं कराए जाएंगे। कौन से कार्य? टंकन, टाइपिंग। आपका काम नहीं है कि टाइप करो, ठीक है। आपको कोई पेपर आपको बोले कि ये पेपर टाइप कर दो या पत्र टाइप कर दो, तो वह काम आपका नहीं है ना। स्टोर कीपर, आपको स्टोर कीपर को बोलते हैं भंडार पालक। अगर वहां लिखा हुआ जाए भंडार पालक तो आप दिमाग लगाना, स्टोर का मतलब भंडार, ठीक है। और कीपर का मतलब जिसकी रक्षा करने वाला, तो सरकारी शब्द क्या हो गया? भंडार पालक, भंडार पालक। रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड का रिकॉर्ड रखने वाला है ना। अभिलेख रक्षक, रिकॉर्ड कीपर मतलब रिकॉर्ड किसको बोलते हैं? अभिलेख को। रक्षक हो गया पुस्तकालय, लाइब्रेरियन हो गया। निम्न कार्यों के लिए, ये कार्य उससे नहीं कराए जाएंगे। निम्न कार्यों के लिए वह उत्तरदायी रहेगा। सभी प्रकार के बिलों की जांच करना, बिलों की जांच उसके बाद ही बिल का पास होगा, उसकी जांच के बाद में। केस बुक की प्रत्येक प्रविष्टि की क्या करेगा वह? वाउचरों, चालानों, वाउचरों के योग आदि के साथ क्या करेगा? जांच करेगा। निरीक्षण वह ऑडिट रिपोर्ट को डील करना। जैसे मान लो आपकी कोई ऑडिट आई, आपके कार्यालय में कोई ऑडिट आई, ऑडिट ने क्या करा? जांच करी। ऑडिट ने क्या करी? जांच करी। ऑडिट ने क्या लगा दिए? ऑडिट को लगा ये कमियां हैं। ऑडिट के पास जो कमियां आती हैं उनको बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा। वो डाल जाते हैं 1 नंबर में ये कमी है, 2 नंबर में ये कमी है, उनको बोलते हैं पैरा, है ना। तो उन पैरा क्या बनाना पड़ता है? जवाब। उन पैरा का अकाउंट्स पर्सन को क्या बनाना पड़ता है? बाद में जवाब बनाना पड़ता है, ठीक है। जवाब बनाकर भेजते हैं अधिकारियों को, ऊपर के ऑफिसों में भेजते हैं, जवाब बना के भेजते हैं। अगर मान लो वह पैरा जिसका जवाब अपने सही तरीके से बना के भेज देते हैं और अगला अधिकारी उसे संतुष्ट हो जाता है, तो अपने पैरे को क्या कर देता है? वो जो पैरा उसने बनाया था कर देता है, वह निरस्त कर देता है। तो अपने जो पैरा बना था वह निरस्त हो गया। ऐसे में अपना प्रयास होता है कि अपने जो पैरा ऑडिट टीम बना के गई है, जो कमी निकाल कर गई है, उसको पैरा बोलेंगे, ठीक है। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, है ना। तो जो पैरा बना के गई है, जो कमियां बना कर गई है, उनको अपन निरस्त करवाएं, ठीक, उनको अपने निरस्त करवाएं और आगे से जो गलती हुई वो गलती नहीं हो, है ना। वो ये ड्राफ्ट पैरा जो बनाए गए उनके ड्राफ्ट को देखना, उनकी आपत्तियों को देखना, पेंशन प्रकरण तैयार करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में क्या है मेरे पास, मैं छुट्टी पे चल रहा हूँ। मैं क्या छुट्टी पे चल रहा हूँ? तो कई गुरु लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं। ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति रिटायरमेंट होगा तो उसकी सर्विस बुक का पूरा रिकॉर्ड अकाउंट पर्सन द्वारा चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद अपनी नाम की मोहर लगाकर आपके नाम की मोहर बनेगी और लेखा प्रमाण पत्र, आप उस पर एक प्रमाण पत्र दोगे कि मेरे द्वारा इसकी सर्विस बुक को क्या कर लिया गया है? जांच कर लिया गया है और यह क्या है? सही है। यह क्या है? सही है। लेखा प्रमाण पत्र कौन लगाएगा? उस कार्यालय का अकाउंट्स पर्सन लगाएगा। तो आप कल नए जूनियर अकाउंटेंट बनकर किसी कार्यालय में काम करते हो और आपके कार्यालय से कोई रिटायरमेंट होता है, ठीक है। जैसे मैं ब्लॉक ऑफिस में हूं तो ब्लॉक में खूब टीचर हैं, ठीक है, कम से कम 1000-2000 टीचर हैं, तो कोई ना कोई महीने में 2-3 तो 4-5 रिटायरमेंट होते रहते हैं। तो ऐसे में अगर मैं छुट्टी पे हूं या मैं काम पे नहीं हूं, ड्यूटी पे नहीं हूं, तो ऐसी स्थिति में उनका ये ठप्पा नहीं लगेगा, तब तक उनको पेंशन मिलेगी नहीं। तो ऐसे में देखो आपकी पोस्ट की कितनी अहमियत है ना। हर परचेजिंग कमेटी में आप हो, जब भी क्रय विक्रय होगा तो उसमें आप हो, जब भी नीलामी होगी तो आपको बुलाया जाएगा, आप जांच करोगे, आप सुपरविजन करोगे। आपको खुद को मोस्टली काम कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? सुपरविजन करना है। आप ऑफिस के वरिष्ठतम का लाओगे, ठीक है। आपको कोई ये निर्देश नहीं देगा केवल किसके अलावा? कार्यालय अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष के। तो एक तरह से ये प्रतिष्ठित सेवा है, ये आपको इससे लग रहा होगा ना। तो अगर तो मास्टर लोग आते रहते हैं, बोले साहब नमस्कार, ठीक है, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे कोई भी हो, आपको सीधा कहेगा सर नमस्ते, सर नमस्कार। तो आपकी पद की गरिमा है, ये आपके पद की गरिमा है। बाकी प्रिंसिपल की ग्रेड पे ही 6600 कितनी है? 6600 है, लेकिन आपके पद की गरिमा है। पद आपका 3600 ग्रेड का है, तो लेकिन आपकी गरिमा क्या है? ज्यादा है। जैसे राष्ट्रपति होता है और एक प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति नाम का है, राष्ट्रपति कैसा है? नाम का होता है, उसके पास पावर नहीं है। जिसके पास पावर होता है उसी को सैल्यूट किया जाता है, जिसके पास क्या होता है? पावर होता है, उसी को सैल्यूट किया जाता है। ऐसे में अकाउंटेंट, जो जूनियर अकाउंटेंट बनकर आओगे तो
तो आपके पास पावर है। ग्रेड पे की चिंता मत करना, ग्रेड पे किसकी कितनी है किसकी कम है, ठीक है, आपके पास पावर है, आप लोगों के काम करोगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में ग्रेड पे से तुलना नहीं करते। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अगर दोनों की तुलना करें तो राष्ट्रपति का पद क्या है, अधिक भारी है, वह देश का पहला व्यक्ति जैसा क्या है, प्रथम व्यक्ति है। लेकिन अगर पावर की वास्तविक स्थिति की बात करें, पावर की वास्तविक स्थिति की बात करें तो प्रधानमंत्री के पास है। किसी व्यक्ति को ये कहें कि तू प्रधानमंत्री बनना चाहेगा, राष्ट्रपति बनना चाहेगा, तो प्रधानमंत्री को प्रीफर करेगा। तो ऐसे में अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो तो वाकई में इस समय जो वैकेंसी निकली हुई है आरएस के अलावा उन सभी में पावर अधिकतम किसमें है, समाहित है, इसी वैकेंसी में समाहित है, ठीक है। तो आप अगर ग्रेड पे को देखकर बात कर रहे हो तो ग्रेड पे देखना नहीं है, आपको देखना है कि पावर की पोस्ट है, वैल्यू की पोस्ट है, आपके लिए सम्मानजनक है, गरिमामयी है, तो इसके लिए आपको जोर लगाना है ना। सभी निर्धारित लेखा रजिस्टरों का संधारण, मासिक लेखे विवरण, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आदि तैयार करना, क्रय प्रकरणों की क्या करना, समीक्षा करना, बजट संबंधी सारे काम अपने रहेंगे। ऋण अग्रिमों का रजिस्टर, ये पहले से बता दिया मैंने, वो सभी काम है। प्राप्ति और व्यय का अंक मिलान, समय समय पर सौंपे गए अन्य काम, ठीक है। उपयुक्त वर्णित कार्य सामान्य प्रकृति के हैं जिन्हें कार्यालय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष चाहे तो आपसे अन्य काम कराए जा सकते हैं ना। कनिष्ठ लेखाकार सामान्यतः बिल नहीं बनाएगा। जनरली सामान्यतः कनिष्ठ लेखाकार से क्या नहीं बनवाए जाएंगे, बिल नहीं बनाए जाएंगे। बिल बनाने का काम किसका है, यूडीसी एलडीसी जो मिनिस्ट्रियल सर्विस के हैं उनका काम है। देखो इस अपने बैच में कई मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई एलडीसी यूडीसी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में देखो मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे में आपके पद की गरिमा खराब नहीं कर रहा हूं, आपको जगा रहा हूं कि आप जिस पद पे हो उस पद से उठकर इस पद पर आओ, ताकि आपकी गरिमा पहले से तो बनी हुई है उसमें डबल तिबल 4 गुना कितना इजाफा होता है वो प्राप्त करो, है ना। ऐसे नहीं है कि एलडीसी की पद की गरिमा खत्म है, ये नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये कर रहा हूं कि आपके पद की पावर क्या है कि आपको बिल नहीं बनाना पड़ रहा, बिल को बनाना है, कनिष्ठ या वरिष्ठ लिपिक बनाना पड़ रहा है, सत्यता है वही बता रहा हूं ना। तो आप ऐसे बुरा मत मानना कि सर मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय की क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, ये तो एक जनरल प्रोसेस है पढ़ाने का, ठीक उसी अनुसार पढ़ा रहा हूँ और सत्यता है वही बता रहा हूँ, है ना। आप भी अगर कार्यालय में जाते होंगे तो आप देखते होंगे अकाउंटेंट का अलग ही रुतबा रोल रहता है, ठीक है। कारण होता है कि वह उस विभाग में अकेला व्यक्ति होता है, ठीक है, और एलडीसी यूडीसी की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ऐसे में ज्यादा व्यक्ति होते हैं उनकी वैल्यू तुलनात्मक रूप से क्या होती है, अपने आप ही क्या होती है, कम हो जाती है ना। और साथ में मान लो कोई कार्यालय में एलडीसी लगा हुआ है, यूडीसी लगा हुआ है, उनके काम तो क्या है, बटे हुए रहते हैं, ये काम करेगा, ये काम करेगा, ठीक है। एक ये एलडीसी इसको काम अलग दे दिया, इसको काम अलग दे दिया, लेकिन जो अकाउंटेंट होगा, अकाउंट पर्सन होगा, वह सभी कार्य उससे कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे। ऐसे में इनको भी इनके पास भी आना पड़ेगा, इनके पास भी आना पड़ेगा, इनके पास भी आना पड़ेगा, वही डीडीओ वाला सा काम हो गया। कहीं ना कहीं घूम फिर के अकाउंटेंट की उनको जरूरत पड़ेगी ही, है ना। तो ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठित काम है तो आप जोर लगा दो। मेरे जो एलडीसी यूडीसी भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अगर जोर लगाएंगे तो अकाउंटेंट बन सकते हैं। आपने भी अगर ठान लिया है, आपके तो क्या है 12.5% कोटा है, तो आप कोटे का फायदा न उठाकर सीधे जनरल में आने की कोशिश करें ताकि आपको प्रमोशन का भी लाभ मिले, ठीक है। बिल सामान्यतः नहीं बनवाए जाएंगे। बिल कौन बनाएगा, कनिष्ठ या वरिष्ठ लिपिक द्वारा बनाए जाएंगे। कनिष्ठ लेखाकार द्वारा उसकी क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। लेकिन देखो आगे लिखा हुआ है आपराधिक परिस्थितियों में, आपराधिक परिस्थितियों में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कनिष्ठ लेखाकार से बिल बनाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। आपराधिक परिस्थिति कौन सी होती है, ऐसी स्थिति कि अब ऑफिस में कोई लिपिक नहीं है, कोई यूडीसी एलडीसी नहीं है, ठीक है, कोई मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय नहीं है, ऐसे में बिल बनाया जाना आवश्यक है। कर्मचारी नहीं है, ऐसे में आपका दायित्व बनता है कि आपको जो कार्य दिए गए हैं उसके अलावा आपको विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष आपसे अगर उस कार्यालय के लिए क्या कर रहा है, आदेश कर रहा है, तो आप उसकी पालना करें, ठीक है। तो ये आपके पद की गरिमा थी। इस गरिमा और पावर इसी के साथ में आपके जीएफ फंडर का समापन करता हूं। आगे वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन है, प्रत्यायोजन की लिस्ट तो आप पढ़ लेना, ठीक है। बीच में उसके बारे में हल्का फुल्का कुछ बताना होगा तो मैं बता दूंगा ना। तो मेरे हिसाब से आप अब और ज्यादा जोर लगा देना, क्यों, आप अब जान गए होंगे कि अकाउंटेंट क्या होता है, कनिष्ठ लेखाकार क्या होता है। आप अगर कनिष्ठ लेखाकार भी हो और उस कार्यालय में किसी कार्यालय में पदस्थापित हो, चाहे जिला लेवल का हो, कहीं का भी हो, उसमें अगर आप सिंगल हो, मुख्यतः हर जगह पे ही
जिला लेवल तक भी क्या है सिंगल पोस्ट है अकाउंटेंट की, तो वहां पे भी क्या है आप लेखा सेवा के वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में काम करोगे। आपको हर जगह आपके ही साइन होंगे, आप ही जांच करेंगे, ठीक है, आप ही निरीक्षण करेंगे, आपको ही लेखा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कर्मचारियों को। आपकी क्या है क्रय विक्रय समिति में, नीलामी कमेटी में आपको रखा जाएगा। बजट संबंधी सारा काम कौन करेंगे? आप करेंगे। ऐसे में फाइनेंस पकड़ होती है आपकी, है ना। तो जिसके पास फाइनेंस है उसी की क्या है बल्ले बल्ले है, उसी की वैल्यू है। ऐसी स्थिति में हमारे कैडर में आए और हमारे कैडर की गरिमा को और ज्यादा उन्नति पर ले जाएं। इसी आशा के साथ मैं जीएफएनआर का समापन करता हूं। आरएसआर का मैंने समापन कर दिया था, उसके वीडियो क्या है कि नेट कनेक्टिविटी सही नहीं होने से अपलोड नहीं पाए, जो मैं क्या आज अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद। अपना जोश और जुनून बनाए रखें। अंतिम बात मेरी वही है, अंत समय तक पूरा जोश और जुनून बनाए रखना है, बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत से सील पर पड़त निशान। लगातार रस्सी जो क्या है रस्सी से अपन कुएं से पानी खींचते हैं, तो वह रस्सी कुएं से पानी खींचते हैं तो पत्थर के ऊपर घिस घिस के आती है। ऐसे में कई रस्सियां नष्ट हो जाती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है उस पत्थर को भी नष्ट होना पड़ता है, उस पत्थर को भी घिसना पड़ता है। तो यही है, अगर आप लगातार नियमित अध्ययन करोगे तो आपका जो सिलेबस है वह घिस जाएगा, कम पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो डरना नहीं, रुकना नहीं, थकना नहीं, अंत समय तक लगातार उसी जोश जुनून के साथ मेहनत करनी है जिस जोश जुनून के साथ आपने इस एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए कदम रखा था। धन्यवाद।